हेलो हेलो, एसी का देख लेना यार थोड़ा सा। हेलो 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 मेरे अंडरमेंटर्स, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, ए मेरा अंडरमेंटर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आ जाइए क्लास में। हाँ, सबसे पहले बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, आ जाओ आ जाओ मर्दवा, आवा आवा। हाँ, आज नया टॉपिक करेगा बा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वाली क्यों नहीं चल रही है? हाँ, यस यस यस, नमस्ते नमस्ते। जल्दी से एक बात हम सब कर दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? कई सारे एंटरमेंटर आ चुके हैं मर्दवा, आज मजा आई। हाँ, बहुत मजा बा। आ जाओ आ जाओ। यस, तो मेरा नाम है राजमोहन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें करना है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 10। अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, वाह। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट हुआ होगा। हाँ, तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन यस, पीछे की कुछ चीजें हमारे पास बची हुई थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन, स्कूल वाले भाई साहब इसको बहुत पूछते हैं। ठीक है, स्कूल। ठीक है, तो स्कूल में बहुत पूछा जावे है क्वेश्चन, तो यहाँ को देख लेंगे और फिर हम लोग अपनी एरर एनालिसिस में जाएंगे। यस यस यस, तो सबसे पहले आप सभी लोग बताइए कि क्या आप सभी लोगों का टेस्ट हुआ था? ठीक है, टेस्ट भैया कोई और बनाता है, कोई और सेट करता है, कोई और चेक करता है, हमको नहीं पता है। हाँ, क्या हुआ? कोई, हाँ, तुम्हारा ईगो पे लग गया। हाँ, जल्दी से बताइए भैया। हाँ भाई, अभी तुम्हारा शॉर्ट टेस्ट हुआ है और आई थिंक नेक्स्ट टेस्ट तुम्हारा, नेक्स्ट टेस्ट। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, इनको चाहिए भाई से चमची में सारी चीजें डाल के मुंह में डालियो। अभी कभी बैच खोल के देख लेना, तुम्हारे लेक्चर प्लानर क्या है, टेस्ट प्लानर क्या है, वहीं पर शॉर्ट नोट्स हैं, माइंड मैप है, सब पहले से दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट आई थिंक आपका, आई थिंक देख लेना एक बार, 12 ऑफ मे को है। ठीक है, 2024। ठीक है, हाँ, मार्क्स आया है कई बच्चों का। हाँ, देखो भाई, आपको हमेशा ये टारगेट रखना है बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, 60% एंड अबव का आपको हमेशा टारगेट रखना है। इससे नीचे होगा तो बिल्कुल विग्रस हो जाना, समझ जाना गलत रास्ते पर जा रहे हो। 60% से नीचे हमें नहीं जाना है किसी भी टेस्ट में, किसी भी डीपीपी में। 60% का क्यों? क्योंकि एडवांस में आपके लिए 60% में बहुत अच्छा कुछ मिल जाता है। मैं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, अभी हम लोग प्रॉपरली एडवांस के क्वेश्चंस आपको नहीं दे रहे, लेकिन यस, 60% से नीचे नहीं जाना है। सर उसके तो भैया फुल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 60% से नीचे मत जाइएगा। भले आप डीपीपी लगाएं, भले आप टेस्ट लगाएं, भले आपको कोई भी क्वेश्चन दे कि भाई मान लीजिए मैंने 100 क्वेश्चन दे दिया आपको होमवर्क, तो 60% आपके क्वेश्चन होने चाहिए। यह टारगेट आपको हमेशा रखना है। और उसके बाद दूसरा जो कर रहा है करने दो, आपको कोई लोड नहीं लेना। आपको ये रखना है कि भाई 60 से नीचे नहीं जाना और हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हमें क्रिएट करना है। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो बेटा आई थिंक आपका 12 मई को टेस्ट होगा और इसका जो सिलेबस है मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, इसका जो आपका सिलेबस होगा, कंप्लीट चैप्टर रहेगा, कंप्लीट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर्स। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है भैया अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, अपना अगला टेस्ट मिस मत करना। ठीक है, देखो भाई पता क्या होता है, स्टार्टिंग में कई बच्चे सोचते हैं अरे इसको तो बाद में दे लेंगे, और बाद में आपको यह बात भी बता दूं, 13th ऑफ मे, आई थिंक 13th या 14th में या शायद 15th ऑफ मे से आपकी क्लासेस 6 डेज पर वीक होंगी। किस किस को यह बात पता है? एक बार दिल बना देना। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर यहां पे कामचोर बच्चा अपना अचानक है, सर हमको एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा था, अभी हम थोड़ा सा काम चोरी कर पा रहे थे, लेक्चर को आराम से बाद में देख पा रहे थे, तो सर कैसे होगा? हाँ, कईयों को पता है। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन कौन से वाले में, जरा ये बता देना, जरा इनकी खटिया लगा दें, हमारे बच्चों का रॉन्ग कैसे करवा रहा। हाँ, यस, कईयों को पता है तो पहली बता देता हूं। ठीक है, जिनको नहीं पता है
15 मई से आपकी 6 डेज अ वीक क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको 2 दिन क्यों दिए गए थे कि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओ। कईयों के शायद स्कूल का इशू होगा, कईयों का कुछ होगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए अपने आप को और अपना रूटीन बना लीजिए। सैटरडे को भी आपकी क्लासेस चला करेंगी, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, फिर आप ये मत बोलना कि सर स्कूल मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत, देखो यहां पर 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक जो स्कूल को मैनेज कर पा रहे होते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं और करने की इंटेंशन भी है, तो आप स्कूल जाइए। जिनको बड़ी दिक्कत हो रही है आप मत जाइए, आप देख लीजिए अपना जुगाड़ क्या है। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। फिर आप बाद में ये मत बोलना कि सर मेरे से तो मिसमैनेजमेंट हो रही है। अभी आपका समय, आप देख लीजिए जो आपको लग रहा है। लेकिन जिनके अंदर है कि मैं सर मैनेज कर ले जाऊंगा, अब देखो क्या है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में डमी स्कूल और उसके बारे में बताया था, तो ये चीज मेरे को कई टीचरों ने रियलाइज करवाई कि सर आपका स्कूल अच्छा था ना, कि आप स्कूल में जा रहे थे तो आपकी वैल्यू एडिशन हो रही थी, आपको टीचर भी उसी लेवल के कहीं ना कहीं स्कूल में आपको पढ़ा रहे थे, तो आपकी वैल्यू एडिशन हो रही थी। सबके स्कूल वैसे नहीं है, तो बिल्कुल सही है। हो भी सकता है कि आपके स्कूल में सही में बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं बताई जा रही है, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। लेकिन फॉर मी, जिनके स्कूल में अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है, सीरियस वहां पर पढ़ाई जाती है चीजें, और आपको रेलिवेंट भी पढ़ाया जा रहा है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, आप प्लीज स्कूल को मत छोड़िएगा। क्लियर मेरे अंडरमेंटर? क्वेश्चन नंबर 8, रुकिए भैया, अब मंगवाना पड़ेगा, कल हम आपको इसका अपडेट दे देंगे, लेकिन अभी हम ग्रुप में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मैम जो इस बार अभी टेस्ट गया ना, शॉर्ट टेस्ट अर्जुना में, जरा उसका क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेजना। बच्चे कह रहे हैं उसमें ऑप्शन गलत थे, ठीक है, और मैंने बोला भी था ग्रुप में, आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि कहीं पे भी कोई एरर नहीं जाना चाहिए। प्लीज एक बार आप चेक करिए, इसका अपडेट मैं दे दूंगा बेटा। इसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ना, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, हाँ टेंशन ना लीजिए मेरे एंटरप्रेन्योर, अगले टेस्ट की तैयारी करिएगा, ठीक है। और देखो अब एक पूरा चैप्टर आपके पास आएगा, तो बहुत सारी चीजें रिकॉल करनी होगी, तो अभी से रिवाइज करना। ये नहीं कि अच्छा अभी तो उसमें 10 दिन है, मैं आराम से कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। अभी से आप उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना, इंपॉर्टेंट चीजों को रिकॉल करते रहना, ठीक है। डायमेंशंस में जितनी भी क्लास में बताई गई है, दोस आर मोर देन सफिशिएंट। अभी भी मैं डाउट्स खोल रहा हूं कई बच्चे, सर स्टीफेंस कांस्टेंट क्या है? अरे भाई ले, मेरे को तो फॉर्मूला ही लिखना है ना यार, सिग्मा E/A⁴, ये पावर है, ठीक है। तू ई भी हटा दे, कोफिशिएंट, ये वाला जो कोफिशिएंट है ई हटा दे तू, चल एमिसिटिविटी तू क्या समझेगा, ये एरिया है और ये टेम्परेचर है, ले निकाल ले, ये है तेरा स्टीफेंस कांस्टेंट। अब बात ये फॉर्मूला देख, हाँ ये फॉर्मूला तो खुद से भी कर सकता था, लेकिन तेरे को क्या चुल मची है ना कि ना 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 ना, हमारा पैसा तभी वापस माना जाएगा जब ये मास्टर बोर्ड पे लिखेगा, लिख दिए, ठीक है। जरूरत नहीं है आपको अभी स्टीफेंस कांस्टेंट, जो मैंने आपको जितना बताया बस उतना याद कर ले भाई। आगे सिलेबस में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जो जुड़ती चली जाएंगी, कर लियो यार, ठीक है। लेकिन ना तेरे को अभी सारा साइंटिस्ट बनना है भाई, जितना मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, रूल्स भी लिखवा दिए थे कि भाई जितना मैं बता रहा हूं वो ही ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई तुम्हें पूछे ना कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन बता, कहते मेरे को नहीं आता, वो कहेगा भाई जेई नहीं होगा, हाँ नहीं चाहिए अभी मेरे को, ठीक है, सीधे करिया के भगा देना उसको। क्लियर? हाँ क्लियर, हाँ हाँ, पैसा गिना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर आके तुम्हें बोले भाई देखो स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं पता भाई, अरे तेरा जेई, अरे नहीं चाहिए हमको जेई, भाई हमें आराम से पढ़ाई करना है यार, हम इतना पढ़े, उसमें से कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, बस इतना बोलना। क्लियर? यस। हाँ, तो आज हमें, अच्छा पहले बताओ कि कल पिछली क्लास में होमवर्क दिया था मैंने, तो एक तो यार ये घटिया लेवल के डाउट पूछना बंद कर दो प्लीज, अब थोड़े से जेन्युइन डाउट पूछना स्टार्ट करो। एक बच्चे ने इतना खतरनाक डाउट पूछा कि सर कन्वर्जन में ये M1 M1 L1 T1 क्या है? बेटा कान के अंदर से ना इतना भर के मैल भरा पड़ा तेरे, जब मैं पढ़ा रहा था तब क्यों नहीं सुन रहा था? और उसके नीचे 500 अलग चौधरी लगे पड़े आप वोट करने में, कितना डिमोटिवेशन होता है यार, है? इनको अभी ये नहीं पता लगा कि भैया N1 U1, ठीक है,
इज इक्वल टू N2U2 में M1 L1 और T1 क्या? बेटा कान में से सफाई करवा ले पहले, फिर ही समझ आएगा। ठीक है, हाँ आइए बेटा। अरे खत्म इंसान, अभी आ जाएगा। चलो अब सारे बच्चे जरा देखना, पहले तो इसको रिवाइज करा दें यार, हमारे ठुस्सू बच्चे हैं ये, ठुस्सू अंटर पंटर। कन्वर्जन सारे बच्चे एक बार देखना भाई, एसी चल रहा है, थोड़ा सा करना, ज्यादा नहीं, ठीक है। कन्वर्जन को जरा एक बार रिकॉल कर लो यार, कितनी बार बता दिया। N1U1 इज इक्वल टू N2U2 था हमारे पास, ध्यान से सुनना। U हमारे लिए यूनिट्स है, ठीक है। आप हो सकता है MKS से, ध्यान सुनना, MKS से CGS में कन्वर्ट कर रहे हो। ध्यान से सुनना मेरे अंडरवेंटर, हाँ कई बच्चों का जवाब आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। आज आपके लिए, ठीक है, छोटा मोटा सा गाना गा देंगे, कुछ बच्चे थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं, ठीक है, यस। हाँ, MKS सिस्टम हमारे पास एक यूनिट सिस्टम है ना यार, यूनिट सिस्टम। ध्यान सुनना, इसमें अगर मैं मास की बात करूंगा तो आप केजी में नापते हैं। L1 दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन दिस सिस्टम, आप मीटर में नापते हैं, और T1 आपके लिए सेकंड है। ये है क्या? दीज आर यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम मेरे अंटरपंटर इन MKS। सारे बच्चे थम्स अप करना, हाँ जवाब आ रहा है, वेरी गुड। ऐसी ही कलम चलती रहनी चाहिए, भले ही गलत हो कोई नहीं, सीखेंगे यार, समझे। अब जब आप किसी और सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये भी तो एक यूनिट सिस्टम है यार, ये भी तो आपका एक यूनिट सिस्टम है। इसमें भी मास की कोई और यूनिट होगी, लेंथ की कोई और यूनिट होगी, टाइम की कोई और यूनिट होगी। मास आपका होता है ग्राम, लेंथ आपका होता है सेंटीमीटर, और ये सेकंड बेटा, यस। अरे बेसिक से वर्ड को सीखना था यार। दीज आर सर M1 M2 L2 T2 है क्या? दीज आर यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन CGS सिस्टम। अब सारे बच्चे एक बार दिल बना दो, फिर हम लोग होमवर्क डिस्कशन करेंगे। हाँ, 4 kg को कन्वर्ट करने के लिए बोला था, वो 4 उसको कन्वर्ट करने के लिए बोलता 4 जूल्स को। तो चलिए सारे बच्चे सबसे पहले तो एक बार बता दीजिए, थम्स अप या दिल बना दीजिए कि यस सर अब समझ आया, यस सर अब समझ आया कि M1 L1 T1 क्या है। एक यूनिट सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम की यूनिट्स। M2 L2 T2 क्या है? दूसरे यूनिट सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम की यूनिट्स। हाँ अच्छे से समझ लीजिए, वरना हम हंसेंगे और तुम रोएंगे। हाँ समझे? यस, वेरी गुड। अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो थुचुक हो जाएगा। ओ भाई साहब, अभी भाई साहब बुचुक ये गिरता पूरा। यस, आ जाओ भाई। चलिए, अब इन्होंने कहा है कि 4 जूल्स ऑफ वर्क को CGS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्कूल वाला मेथड है ये, हम लोग तो पहले कन्वर्ट ही कर चुके हैं। यस, हम पहले कन्वर्ट कर चुके हैं। अब स्कूल में आप कैसे करेंगे? सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, ये आप स्कूल में अपना कन्वर्जन कैसे करेंगे। आप कहेंगे यार 4 जूल्स ऑफ वर्क को मेरे को बेसिकली N2 अर्ग ऑफ वर्क में कन्वर्ट करना है, यही तो करना है ना। आप सभी लोगों को मेरे एंटरपेंटर पता है कि वहां पर अर्ग यूनिट होती है, इतना तो अब आपको पता ही। तो मैंने कहा यार, जब आप एक क्वांटिटी को दूसरी को मतलब दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमारे पास 4 mL2T-2, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू N2 इंटू mL2, ठीक है, mL2T-2। डायमेंशन तो सेम ही रहेंगी ना यार, बस इधर अगर आप बात करें तो इधर आपकी यूनिट्स अलग होंगी, इधर आपकी यूनिट्स अलग होंगी। हमें तो N2 चाहिए। हाँ, वेरी गुड मेरे एंटरपेंटर। तो मैंने कहा यार 4 इंटू, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा बेटा M1/M2, ये आ गया।
फिर L1 बाय L2 का स्क्वायर आ गया और T1 बाय T2 का, ठीक है, -2 आपको आ गया। दिस इज N2। वेरी गुड। हाँ बेटा ब्लॉक हो जाएगा, धारू लिख रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे ले बेटा। हाँ यस। अगर आप देखें तो M1 क्या था, इसको ध्यान रखना। M1 था इस यूनिट सिस्टम में, ये आपका MKS था, ध्यान सुनना, ये आपका MKS सिस्टम था। तो यहां M1 आपका था kg, L1 था आपका मीटर, T1 था आपका सेकंड। जिस सिस्टम में आप कन्वर्ट करके लेके गए हैं, दिस इज CGS। यहां M1 था आपका ग्राम, L1 था आपका सेंटीमीटर और T1 था आपका सेकंड। हो तो गया, जान लेगा छोटे से बच्चे की भाई। M1 की वैल्यू तुम्हारे लिए, और यहां तो 2 आएगा, ठीक है, ये सेकंड सिस्टम है ना। यस, बस वैल्यू धरनी है यार, ठीक है। तो ये कितना आएगा, kg डिवाइडेड बाय ग्राम, ठीक है, इनटू मेरे अंडरपंटर L1 था मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर मेरे अंडरपंटर, और यहां पर तो सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड की पावर -2। दिस इज N2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये तो कट गया। यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम्स। तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1000 ग्राम बाय ग्राम, ठीक है, इनटू हमारे पास 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर से अगर आप देखें तो ये और ये और ये गया, यहां पर कितना बनेगा, किस किस का यही आया है, यहां पर 3 और यहां पर 4, 10 की पावर 7 आपको मिलेगा N2। अरे बोलिए मेरे अंडरमेंटर। हाँ मित्रों, क्या तुम्हारा भी आया, N2 की वैल्यू तुम्हारे पास 4 इंटू 10 की पावर 7 आया, आया ना। हाँ हो तो गया, यही बस स्कूल में करना था, हो तो गया मेरे अंडरपंटर है, यही तो बस स्कूल में करना था। तो आप समरी में आप अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं 4 जूल्स ऑफ वर्क इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग ऑफ वर्क। खत्म हो गया, टाटा बाबा, फिनिश। हाँ यस सर 10 की पावर 5 आएगी। वाह बेटा, ज्यादा अपनी साइंस निकालो मत अपने पेट में से, वरना इलान मस्क ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो खतरनाक लेवल के हैं, ठीक है, आपको धर दबोचेगा और मार्स पर छोड़ाएगा। ये इसका क्या करना है? इनको देखो 1 2 3 4 5, इसको देखेंगे ही नहीं क्योंकि आंसर सही आ जाएगा, करियर बन जाएगा हमारा। 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, भाई ये स्क्वायर है यहां पर, इनको तो मार्स पर भी नहीं ले जाना, मार्स पर तो अभी सेटल होना, इनको प्लूटो पे छोड़ देंगे, सोलर सिस्टम से जस्ट बाहर। ये अलग प्लूटो वासी हमारे पास। अगला सवाल, सारे बच्चे जरा बताना कि आप लोगों ने ये वाला, मैंने कहा था कि हम लोगों ने बेसिक तरीके से भी कन्वर्ट किया था, स्कूल वाले मेथोडोलॉजी से हम लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। ये कह रहा आप कब आ रहे हो? अरे हम तो तुमसे पहले मिलेंगे वहां पे ना हम अगले वाले पगलट है। हाँ यस, ये आप सभी लोगों ने सवाल किया था भाई, वो क्वेश्चन खो गया था, अभी हम क्लास से पहले लिखे हैं, बाकी लिखवा के लाए, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए देखना, इसका आंसर सभी को पता है, वैसे एक सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन अभी भी 100% ला नहीं पाएगा हमारा अर्जुना ये मछली की आंख में तीर नहीं, पूरी मछली को भेदेगा। देखना भी, द डेंसिटी ऑफ बॉडी इन सीजीएस इज, ये कह रहा है वेट। हाँ समय ले लो खराब करने के लिए, घर का होमवर्क ऐसे ही थोड़ा ना दिए थे। हाँ करो। द डेंसिटी ऑफ बॉडी इन सीजीएस
इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन न्यू सिस्टम, एक नए सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, वेयर यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमें सॉल्यूशन सारे बच्चे जरा देखना। अब आप क्या है ना, वर्ड्स को पकड़ो वो यार, वर्ड्स को पकड़ो। इन्होंने हमें क्या कहा है, ध्यान सुनना, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी हमारे पास है, इसको हमें कन्वर्ट करना है N2, दिस इज यूनिट ऑफ डेंसिटी इन न्यू सिस्टम, यूनिट ऑफ डेंसिटी इन न्यू सिस्टम। ध्यान से सुनना, सर क्या ये MKS है, मैंने कहा नहीं। सर क्या वो CGS है, मैंने कहा नहीं। सर क्या वो FPS है, मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पता। एक नया सिस्टम है, एक नया सिस्टम है, यहां पर वो मास को कुछ और तरीके से नाप रहे हैं, लेंथ को कुछ और तरीके से नाप रहे हैं। मास इन्होंने क्या दिया है, 100 ग्राम्स को 1 यूनिट मान रहे हैं और 10 मीटर, तो ये है आपका 100 ग्राम्स और 10 मीटर। क्लियर? यस, हां, क्लियर, वेरी गुड। अब सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस यार, ठीक है। हम लोग CGS से MKS में नहीं जा रहे, जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा MKS हो, कोई एक नया सिस्टम होगा यूनिट्स का। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो यार डेंसिटी जब भी कन्वर्ट करोगे रहेगी तो डेंसिटी में, हां, क्लियर। सर 10 सेंटीमीटर था, ठीक है 10 सेंटीमीटर कर लेते हैं, हाँ 10 सेंटीमीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बताओ वैसा कर लेंगे, ठीक है। ये लो 10 सेंटीमीटर, क्लियर, हाँ कर दिया कर दिया कर दिया। देखिए भैया अभी हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे एरर, उसमें ह्यूमन एरर होता वैसे ही था, गरियाइए मत प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ह्यूमन एरर होता है भाई। तुमने कभी नोटिस किया है जब टीचर से गलती होती है तो वो कहता है ओहो टाइपिंग एरर, प्रिंटिंग एरर, और यही जब बच्चा कर दे गलती, रे 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 ब्लंडर करा है ये है। क्या आपने ऐसी दोगलापंती देखी है कभी, तेरी दोगलीपंती तो मैं निकालता हूं, ऐसा कभी फील अंदर से आवाज आई है? टीचर खुद गलती करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब हम कर दे तो ब्लंडर है। ये ऐसा होता है, ये अनुभव, हाँ हाँ अलग ही तृप्त मिलता है भैया आराम से, हाँ यस यस यस, हाँ अपने से गलती हो तो सिली मिस्टेक्स हाँ, और एग्जाम में तुमसे हो जाए तो भैया मार्क्स काट रहे, हाँ हाँ चलिए कोई नहीं। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, तो भाई डेंसिटी को तू कन्वर्ट करेगा तो फोर्स तो बन नहीं जाएगा, एरिया में तो तू कन्वर्ट नहीं कर देगा, इतना तू महानुभाव तो वैसे भी नहीं है ना। डेंसिटी को तू कन्वर्ट करेगा तो डेंसिटी में ही कर पाएगा। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि 4ml की पावर -3 इज इक्वल टू N2 ml की पावर -3 होगा। सर ये क्या है, ये यूनिट सिस्टम है हमारे पास, मास को तुम अलग से नापोगे, लेंथ को तुम अलग से, यहां पर मास और लेंथ को तुम अलग से नापोगे। m1 आपके लिए यहां पर है आपका ग्राम, और L1 आपका लेंथ का यूनिट है इस वाले सिस्टम में जहां पर है सेंटीमीटर। यस, हाँ तो भाई हो तो गया। अब हमें N2 चाहिए था कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो N2 कितना आएगा, तो आप यहां पे लिखिए 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4 m1/m2, ठीक है, इंटू L1/L2 की पावर -3 इज इक्वल टू N2। ये आ गया। m1 की वैल्यू ग्राम थी बेटा, तो यहां पर आ जाएगा ग्राम डिवाइडेड बाय यहां पर 100 ग्राम्स, ठीक है, इनटू L1 की बात करोगे तो यहां पर सेंटीमीटर था, और यहां पर है आपका 10 सेंटीमीटर की पावर -3 इज इक्वल टू N2। सारे बच्चे एक बार दिल बनाएंगे जिनका ये आंसर मैच हो गया था, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो ये कितना आएगा बेटा 4 इंटू 1/100 इंटू भाई 1/10 की पावर -3, तो मतलब ऊपर जाके 10 की पावर 3 आपका ये बनेगा, तो 2 0 उड़ा दो भाई। आंसर किस किस का मैच हो गया, 40 हमारे पास आ रहा है।
वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू, सीरियसली बता रहा हूं, आप सभी लोग ये मेहनत कर रहे हैं, यही बस मेरे को बहुत ज्यादा प्रेरणा दे रहा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर। देखो, मैं आपके ना नस नस से वाकिफ हूं, नस नस से। ठीक है, आंसर पता होते हुए भी 100% ला ही नहीं सकता हमारा अंटर पंटर, इतना कॉन्फिडेंट हम है अपने अंटर पंटर पर। ठीक है, ये पता है 25% जनता हमेशा एक फिक्स रेशियो वाली है। ठीक है, उन्होंने ना ही पढ़ा है। देखना, ये मैं इसलिए कहता हूं कि मैं, आप लोग मेरे को जब स्पैम करके गुस्सा दिलाओगे ना, मैं नहीं हूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो 75% वाला है ना, ये सीरियस बच्चा है। ठीक है, उसके साथ गद्दारी नहीं करनी है। ठीक है, ये 25% फिक्स है। इसको यही क्वेश्चन हम पहले भी कराए थे, मैंने आपको दिया कि भाई देखो, हम लोग बेसिक तरीके से किए थे, अब नए तरीके से आप स्कूल वाले मेथड से करके एक बार आइएगा, आंसर चेक करिएगा। ठीक है, हमारा बच्चा तेज है भाई, तेज। सर हैंडराइटिंग क्लियर नहीं हो रही, इनको अब अलग से हम, तुम बेटा मेरे को एक क्लास स्टार्ट होने से पहले ना ऐसे लाइन खींच के बिंदु लगा के दिया कर। ठीक है, ऐसे बिंदु लगा के दिया कर पूरे स्लाइड पर। अब इनको हैंडराइटिंग चाहिए, और फिर हमारा हाथ ऐसे पकड़ लिया करना क्लास में, और ऐसे ऐसे चलवाना। ठीक है, तब तुम्हें हैंडराइटिंग मिलेगा। अब कोशिश करना समझने की। हाँ, यस, आजा भाई, अगला सवाल, इसमें भी 100% श्योरिटी है। ठीक है, इसमें भी 100% श्योरिटी है कि 100% तो नहीं आएगा। इन अ सर्टेन यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सारे बच्चे अब ध्यान से सुनना। ठीक है, एक सर्टेन यूनिट सिस्टम है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, जो टाइम की यूनिट है दैट इज 5 सेकेंड, जिसमें कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं M2 L2 T2। ठीक है, मास की क्या यूनिट है, 20 kg आप लेके चल रहे हैं। लेंथ की क्या यूनिट है, 10 मीटर्स आप लेके चल रहे हैं। टाइम की क्या यूनिट है, 5 सेकेंड्स आप लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्ड टू। ठीक है, वेरी गुड, कई बच्चों का जवाब आते हुए। अंग्रेजी खत्म मत होना। इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्ड टू। नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर कितना होगा, वॉट्स में आंसर है। पहले ऑप्शन देख लेना, वॉट्स में आंसर है। ठीक है, ध्यान सुनना, कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। सॉल्यूशन, भाई देखो, लेट्स सी 1 watt of power, 1 watt of power equals to how many units of power, how much power लिखते हैं, अंग्रेजी थोड़ा हमारा खराब है। कोई दिक्कत रहे, हाउ मच पावर इन न्यू सिस्टम, क्योंकि यहां पर गड़बड़ होती है, तो ध्यान सुनना। सबसे पहला काम है 1 यूनिट ऑफ पावर को चेक करते हैं। 1 वॉट ऑफ पावर एक्चुअली में कितने पावर बनती है नए सिस्टम में। पावर की डायमेंशन याद है, पावर हमारे पास होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। तो डायमेंशन क्या आएगी, ML2 T की पावर -3। यस, तो अब जरा देखना, मैंने कहा 1 वॉट इज इक्वल टू N2 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम, इन न्यू सिस्टम। इसमें कई बच्चे गलत जवाब देते हैं, ध्यान से सुनना। ये सारा खेलना, ये खेल आपकी अंग्रेजी का भी हो जाता है। ठीक है, मैंने पहले देखा 1 वॉट कितने उसके पावर, यहां पर वॉट नहीं लिख सकता क्योंकि एक नया सिस्टम है। ठीक है, तो मैंने लिखा 1 इंटू ML2 T की पावर -3 इज इक्वल टू N2, पावर में ही रहेगा, कुछ ऐसे।
यहां पर आप कहेंगे 1 1 1 2 2 2। ध्यान से देखना, अगर आप देखें तो 1 इंटू M1 बाय M2, L1 बाय L2 की पावर 2 और T1 बाय T2 की पावर -3 इज इक्वल टू N2 आ रहा है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, M1 आपका इस सिस्टम में था तो यह आएगा 1 इंटू kg बाय, दूसरे सिस्टम में मास कितना दे रखा है बेटा 20 kg, तो यहां हो जाएगा 20 kg, राइट, इंटू L1 बाय L2, तो यहां तो था मीटर, यहां था आई थिंक 10 मीटर, है ना, हाँ, तो 10 मीटर की पावर 2 हो जाएगा। यहां था आपका सेकंड, और सेकंड सिस्टम में 5 सेकंड, किस किसने ऐसे ही किया था, एक बार दिल बनाइएगा। यहां पर कई सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं, और इस वाले को हम लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर चुके थे, फिर भी गलत करते हैं, पता नहीं क्यों यार। ये आया, मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, केजी से केजी गया, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, बस थोड़ा सा अंग्रेजी का ध्यान रखना था, ठीक है। और यही सवाल जेईई मेंस में जब आते हैं गलत होता है, तो यह आ जाएगा 1/20, इसका स्क्वायर करोगे 1/100, और -3 है तो मतलब ऊपर जाएगा हमारे पास, मैं 25 इंटू 5 लिख देता हूं, ठीक है। अब जरा देखो, तो हमारे लिए ये हो गया 4 और ये हो गया 4, दैट इज 1/16। लव यू बेटा। अच्छा, किस किस का 1/16 आंसर आया, उन्होंने कहा ये, हाँ बोलिए ना मर्दवा, 1/16 आ गया सर, बी ऑप्शन, क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्ट करा, N2 आ गया 1/16। एक कह रहा है चैट नॉट वर्किंग, भाई चैट वर्क कर रही है तभी तेरा कमेंट यहां पर पढ़ा मैंने। हाँ, जिन लोगों ने, हाँ मर्दवा, जिन लोगों ने 1/16 देखा, गलत हो गया, अंग्रेजी खराब है, फिजिक्स तुम्हें देखो भाई, तेरे भाई ने फिजिक्स तेरी संभाल दी है, तू यहां तक फिजिक्स करके आ गया, लेकिन अंग्रेजी तेरी खराब है, क्या कर सकते हैं हम इसमें, ट्यूशन लगा ले अंग्रेजी का, गधाए। ये देख, यहां पर तूने N2 की वैल्यू 1/16 निकाली, दैट मीन्स, ध्यान सुनना, 1 वॉट ऑफ पावर is equal to 1/16 power in new system। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अपनी मर्जी से सवाल अपने लिखने लग गए, एनटीए बन रहे हैं। इन दिस सिस्टम, नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर कितना वॉट होगा, उल्टा सवाल था भाई। अगर तुम 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 वॉट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ पावर, आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। बस तुम्हें क्या लगता है ना भाई साहब, जल्दी जल्दी स्टेप रट लेता हूं और काम कर लेता हूं, 16 से मल्टीप्लाई करो। अब जरा आप देखो कि भाई इसके अंदर 1 यूनिट ऑफ पावर एक्चुअली में 16 वॉट थी, तो आंसर आपका आएगा ये, हाँ अंग्रेजी में ये पहले भी कराए थे, लेकिन चलिए ठीक है, देखो मजा नहीं आया एक को, हाँ बेटा मजा तो तुम्हारा रिजल्ट वाले दिन आएगा दुनिया को, ठीक है, चुपचाप पढ़ ले बेटा। एक कह रहा है एमकेएस में क्यों नहीं करा, एक बात सुन, एक एग्जामिनर सवाल पूछता है तो तेरे को जवाब उस सवाल के हिसाब से करना है। जब ये एक सवाल कह रहा है कि भाई मेरे को एक नए सिस्टम में जाना है, एमकेएस में नहीं जाना है, नए सिस्टम में जाना है, 20 kg लेंथ को 10 मीटर टाइम को, तो तू उसके हिसाब से सॉल्व करेगा ना, या अपने हिसाब से कहेगा ना 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 ना, ये सवाल तो देखने में भारी लग रहा है यार, मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। कभी ऐसा तूने एग्जाम इतने, मतलब तू यहां तक आया तो एग्जाम तो दिया होगा ना, फाइनल
एग्जाम या फिर हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट, कुछ तो दिया होगा। तो जो सवाल पूछता है उसके हिसाब से जवाब देगा, या तो तू सवाल काट के कहता ना भाई मेरे को जो पता है मैं वो बताता हूं तुम्हें, है पगला बच्चा। तो ऐसी गलती ना करिए, ना करिए। यस, आ जाओ, आओ भाई अगला जरा ये देखना, सारे बच्चे जल्दी से कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम इफ इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट सिस्टम इज दिस। अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर आप एसआई यूनिट सिस्टम की बात करें तो दिस इज 6.6 इंटू 10 की पावर -11। देखो केजी, मीटर और सेकंड में दे रखी है, हाँ या ना? ए मेरा इंटरप्रेटर, यस। तो हमें अब किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए भाई, हो तो गया। तो मैं यहां पे कहता 6.6 इंटू 10 की पावर -11 m-1 L3 की पावर -2 इज इक्वल टू n2 m-1 L3 की पावर -2। किस किसने ये स्टेप समझ लिया? सारे बच्चे एक बार मेरे को बता दो, किस किसने ये स्टेप समझ लिया? सारे बच्चे एक बार मेरे को बता दो प्लीज, सीरियस रहना बेटा। हाँ, कई बच्चों का जवाब भी आ रहा है। हाँ ठीक है भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर दू, ठीक है? समझ आया मैंने क्या कहा? सर आपने ये वाली वैल्यू क्यों ली? अरे तू 1 को कर ले, 1 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना बनेगा, तो फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना आखिरी में, या फिर तो डायरेक्टली कर ले n1 की वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस अब करना क्या है सर, m1 क्या होगा, ध्यान से सुनना, m1 L1 T1 आपका एसआई यूनिट सिस्टम का है, तो ये होगा केजी, ये होगा मीटर और ये होगा सेकंड। सर m2 L2 T2 क्या होगा? ये सीजीएस यूनिट सिस्टम में हमें जिसमें जाना है तो ये होगा ग्राम, ये होगा सेंटीमीटर और ये होगा सेकंड। लव यू बेटा। बेटा बीच में से लेक्चर मत देखना, मैं लिटरली बता रहा हूं, उसमें सिर्फ आप मेरे को ही दोषी पाओगे। एक्चुअली में दोषी आप हो ना तो आप हमको काहे पाएंगे? तो स्टार्टिंग से देखिए। यस, तो मैंने यहां पर ये चीज करा 6.6 इंटू 10 की पावर -11 m1 बाय m2 की पावर -1 L1 बाय L2 की पावर 3 और T1 बाय T2 की पावर -2 इज इक्वल टू n2। यही हमें चाहिए था, बस वैल्यू धरनी है यार। 6.6 इंटू 10 की पावर -11 m1 की तरह था मेरा इंटरप्रेटर, केजी बाय ग्राम, केजी बाय ग्राम की पावर -1 मीटर बाय सेंटीमीटर की पावर 3 और टाइम तो टाइम ही है, -2 इज इक्वल टू n2। तो अगर हम लोग देखें तो यह आएगा बेटा 6.6 इंटू 10 की पावर -11 इंटू ये 1000 बनेगा और पावर -1 तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है? ये 100 बनेगा, है ना? 100 और 100 की पावर 3 करोगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा 8 9 10 11। किस किस का यही आ रहा है? 6.6 इंटू 10 की पावर -8 n2 की वैल्यू आ रही है। वेरी गुड, 10 की पावर -8। लव यू बेटा यार, लव यू। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आप कहेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -11 हमारे पास केजी की पावर -1 मीटर का क्यूब सेकंड की पावर -2 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -8 केजी की जगह ग्राम, सेंटीमीटर का क्यूब सेकंड की पावर -2। खत्म यार। तुम कलम चला के आओगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, इंप्रूवमेंट मैं करवाऊंगा, लेकिन अगर तुम कलम ही नहीं चलाओगे तो कैसे इंप्रूवमेंट दिखेगा यार? ये कोई चंपक थोड़ना कि तू स्टोरी सुन रहा है, ये भाई फिजिक्स है, इसमें दिमाग लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, इसमें घिसना पड़ेगा यार। क्लियर? मैं यही तो कर सकता हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा के आपको और प्रैक्टिस दूं, लेकिन करना तो तेरे को पड़ेगा ना यार। तेरा एग्जाम मैं थोड़ा लिख के आ जाऊंगा, ठीक है? यस, लव यू बेटा। अगर आपको कोई सवाल गलत हो जाता तो घबराना नहीं है, सीखना है भाई, यही समय है सीखने का। एग्जाम में गलत नहीं करना है हमें, और जब तुम यहां सीखोगे तभी एग्जाम में गलत नहीं करोगे, ठीक है? सर थर्ड स्टेप में क्या दिक्कत है? 1 2 3 भाई m1 वैल्यू रख दी यार,
केजी को तू 1000 ग्राम करेगा तो ये ग्राम और ग्राम कट गया, एक स्टेप तो उड़ा सकता है। अब तो ये 1000 की पावर -1 मीन्स 1/1000। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 100 की पावर 3 करेगा 10 की पावर 6 बनेगा, वो लिख दिया। और ये तो कट गया बेटा, ये तो हमारे पास कट गया, बस सॉल्व कर दिया। सर समझ नहीं आ रहा। अरे भैया तुम्हें हम समझा भी तो नहीं पाएंगे, दिमाग भी तो चाहिए होता है ना समझने के लिए। लो भैया इसको एक कदम और बढ़ा देते हैं। यार तुम्हें मैथ्स कैसे समझाएंगे सर, मेरे को तो यही टेंशन हो जा रही है। 6.6 इंटू 10 की पावर -11। एक बच्चे ने कहा था कि सर ये पावर मेरे को समझ नहीं आ रही, आप कैसे ऊपर नीचे कर देते हो। तो भाई मैं तेरे को समझा थोड़ ना पाऊंगा, ये चीज तो बेसिक्स है ना। अब तू कहेगी सर सारी चीजें आप बताओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। लो भाई एक कदम और बढ़ा देते हैं आपके लिए। तो यहां पर एक केजी को तू 1000 ग्राम्स कह सकता है। अब इनको मजा आएगा। हाँ सर बेसिक से मजा आ गया। 100 सेंटीमीटर लिख सकता है गधे। और ये तो सेकंड चला गया। अब तू ये कट कर ले यार। 1000 की पावर -1 क्या होता है ये? अभी इनसे रैंक पूछो कहां जाना है, तो भाई टॉप 100 में बैठा होगा ये। किसी की भी पावर अगर नेगेटिव होती है दैट मींस उल्टा हो जाएगा, ये सिखाना पड़ रहा है। अगर यहां -2 होता है इसका मतलब समझ रहा है क्या होता? एक तो उल्टा करेगा और स्क्वायर करेगा। इसकी पावर 3 है तो ले भाई 1 2 और 3। जब 10⁻23 आएगा ना अभी केमिस्ट्री में मोल्स, तो लिखियो तू 0 दबा के। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 6.6 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 तो 10 की पावर 3 बचा, है ना। जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाएंगी। 6.6 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 3, 6.6 इंटू 10 की पावर -8। ये ले ना लिख लियो, स्टेप मार्किंग रहेगा, लिख लियो। हाँ अरे भैया हाँ, अगला सवाल मेरे इंटरवेंटर। अब कोई बोलेगा फास्ट पढ़ाओ, कोई बोलेगा स्लो पढ़ाओ, चुपचाप हो जा बेटा, श्राप दे दूंगा। तुम्हें वैसे पता नहीं है, दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, कई बच्चे ये चीज जानते नहीं है। ठीक है, हाँ सही पकड़ रहा बेटा। जिससे तुम बकैती कर रहे हो ना, अगर हम अपने रूप में आ गए, ये हमारे बेटा खोपड़ी के पीछे से ऐसे रोशनी दिखेगी, तुमने बचपन से सीखा है, दिव्य शक्ति के पास होता। बस हाथ उठना और श्राप देना तेरे को। हाँ, बकवास मत करना मेरे से। अपनी शक्तियों का अभी दुरुपयोग नहीं करना चाहता मैं। 2 सेकंड नहीं लगेगा बेटा, यहां पर एक सूरज दिखेगा तेरे को। हाँ यस, आजा भाई। कह रहा है हे प्रभु हे जगन्नाथ वही वाला डायलॉग। यस, अरे चलो अब जरा ध्यान सुनना भाई, थोड़ी बहुत मैथमेटिकल स्टेप्स तू भी स्किप कर सकता है ना यार। अब प्लैंक्स कांस्टेंट को कन्वर्ट करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने दे दी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो आप यही कहोगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34। अब सर इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अरे भाई E इक्वल टू एच न्यू याद करो, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आएगी एनर्जी इंटू टाइम से, तो आएगा ml2 t की पावर -1 डायमेंशन होती है सारे बच्चे। हाँ, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? ml2 t की पावर -1 इज इक्वल टू, कन्वर्ट करना है दोबारा, रहेगा तो यही ml2 t की पावर -1। बस दिक्कत क्या है?
दिक्कत यह है कि एक सिस्टम, अरे हाँ, एक सिस्टम में मास लेंथ टाइम अलग होगा और यहां मास लेंथ टाइम अलग होगा। कई बच्चों का जवाब आते हुए, वेरी गुड। तो बस M1 L1 T1 क्या रखोगे यार, ये हमारे पास जूल्स और सेकंड SI यूनिट सिस्टम है, MKS यूनिट सिस्टम है। आप लिखना चाहो तो ये MKS में होता था, तो केजी, मीटर और सेकंड, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो वहां पर मास, लेंथ और टाइम क्या लेना है, यहां ग्राम, यहां सेंटीमीटर, यहां सेकंड में इंटरवेंटर। वेरी गुड, हो तो गया। तो ये कितना आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34। यहां लिखोगे M1/M2, फिर लिखोगे L1/L2 और T1/T2 की पावर -1, ये होगा N2। बस वैल्यू रखनी थी यार मेरे अंटरपंटर, सिर्फ वैल्यू रखनी थी, ठीक है। और ये स्कूल में करना है। 6.6 इंटू 10 की पावर -34, हमारे पास M1 की वैल्यू कितनी थी, केजी बाय ग्राम, ठीक है। यहां पर मीटर बाय सेंटीमीटर की पावर 2, और ये तो हट गया N2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34। यहां से फिर से आपका 10⁻³ आएगा और यहां से आपका आ जाएगा 10⁻⁴ कितना 4 इक्वल टू N2। तो 7, ठीक है। यह आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 7। आप एक जूल्स को 10⁻7 अर्ग भी लिख सकते थे। देखो ऑब्जेक्टिव में करना आसान था, लेकिन स्कूल में तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा 6.6 हमारे पास इंटू 10 की पावर -27, वो तो गया -27। वेरी गुड। अर्ग सेकेंड आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते थे, हमारे पास कितना था 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। हो तो गया, हो तो गया। लव यू बेटा, यस। तो ये थी आपके, अब इसमें भाई रिपीट क्या है, एक क्वेश्चन अगली क्लास में करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ बच्चे जो अभी और पगलेट है वो रिवाइज करके और करें, ठीक है। अरे पोल, हाँ पोल तो यही है। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन ना ले। अभी आज तो और क्वेश्चन होगा, यस, ठीक है। ये आपका सभी का होमवर्क है। अगला ड्रॉबैक सोचिए, फिर मैं आपके कुछ डाउट्स लूंगा। हाँ, यस, हाँ, इजी पीजी। हाँ, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट कहां हुआ जी। यस, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन भाई स्कूल में ना पूछ ले जाते हैं, तो थोड़े बहुत तो पता होने चाहिए। डायमेंशन एनालिसिस जो तुम इतनी एप्लीकेशन लगाए जा रहे हो धड़ाधड़, इसका कुछ कमी है। हाँ, वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला वी कैनॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। याद करो, हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से। वेरी गुड। हाँ, कांस्टेंट की वैल्यू, ये ड्रॉबैक है इसका। आपसे स्कूल में पूछा जाएगा तो लिख देना भाई। हाँ, वेरी गुड। दूसरा याद करो, मैंने कहा कि भाई काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला ½ mv² है और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर मैं दे दूं 3mv², तो यू नो दैट कि डायमेंशनली दोनों ही सही है, लेकिन रियलिटी में कौन सा सही है या नहीं है वो हम सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस से नहीं बता सकते। हाँ या ना मेरे एंटरप्रेन्योर, मतलब डायमेंशन एनालिसिस का दिक्कत यह है, तुम बता सकते हो इवन a dimensionally correct formula may be experimentally invalid,
हो सकता है एक्सपेरिमेंट में वो फेल कर जाए, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट आपको पता लग रहा है। यस यस, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच हो गया। तुमने कहा वाह मैंने फॉर्मूला बना दिया, एक्सपेरिमेंट करा, पौ पौ हो गया, आग लग गई। ठीक है, हमें यह आइडिया कभी नहीं लगेगा कि ये एक्चुअली में रियल फॉर्मूला है या नहीं है। ठीक है, अब फॉर्मूला देख के, डायमेंशन देख के आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ये नहीं बता सकते। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा किसी की डायमेंशन एल है, तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी आप देख के नहीं बता सकते। डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, रेडियस है, लाइट ईयर है, पार्सेक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, क्या है किसी को नहीं पता। यस यस, तो डायमेंशन एनालिसिस की एक और दिक्कत है। अगर मैंने आपको डायमेंशन दे दिया, डायमेंशन ML2T-2, बताओ ये किसकी है, कोई बता ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। ये वर्क की हो सकती है, ये टॉर्क की हो सकती है, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सारी एनर्जी, तो बहुत सारी क्वांटिटीज की हो सकती है। तो आप डायमेंशनली देख के आप फिजिकल क्वांटिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। वी कैनॉट डिटरमाइन फिजिकल क्वांटिटी जस्ट बाय डायमेंशंस। हम डायमेंशंस देख के बिल्कुल नहीं बता सकते, और ये भी नहीं बता सकता कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। वी कैनॉट डिटरमाइन नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि भले ही वो वेक्टर है या स्केलर है, हमें उसको देख के नहीं पता लगेगा। जैसे स्पीड की डायमेंशन LT-1, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। अगर मैं सिर्फ आपको डायमेंशन दे दूं भाई LT-1 किसकी है, तो आप नहीं बता पाए। सर लिखना है, नहीं चाट लीजिए, मस्त मजा आएगा, यहां चटपटा लगेगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, बस इतना झेल लीजिए, चाट के खत्म करना। LT-1 आप यहां से देख के ये नहीं बता सकते कि क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ नहीं पता चलेगा, बस डायमेंशन है। यस और हम लोग, और क्या दिक्कत है हमारे पास, हम लोग वी कैनॉट डिराइव फॉर्मूलाज कंटेनिंग साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, log x, ठीक है, e की पावर x एंड सो ऑन। समझना, हम लोग ये सारी क्वांटिटीज आपकी डायमेंशनलेस थी जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे। अब इसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि आपको मास को लिखना है फोर्स के टर्म में, सारे बच्चे जरा देखना, फोर्स के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में और टाइम के टर्म में। फॉर एग्जांपल कॉस थीटा, आप करते क्या थे, इनकी डायमेंशंस रखते थे और फिर डायमेंशन। सारे बच्चे ध्यान से प्लीज, इट्स भाई देखो, अब तुम ना सारे बच्चे लाइन क्रॉस कर रहे हो, ध्यान से सुन लो। आप जब डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आपको मैंने डिपेंडेंस दी। जैसे मान लीजिए आपने बोला यंग मॉडुलस को मेरे को लिखना है इनके टर्म्स में, क्वेश्चन याद करिए, ठीक है, यंग मॉडुलस को इनके टर्म्स में लिखना है, तो आप क्या करते थे, इसको ML-1T-2 आपने लिखा और फिर इनकी पावर m की पावर x प्लस वाई कुछ ऐसा बनाते थे। ध्यान से सुनना, ठीक है, y प्लस जेड बनाया, फिर t की पावर -2x, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कुछ ऐसा बना। अब क्या करते थे, आप इनकी पावर्स को इक्वेट करते थे, तब इक्वेशंस आती थी और सॉल्व करते थे। अब मान लो इस फॉर्मूले में cos थीटा होगा, यार ये तो डायमेंशनलेस है, ये तो डायमेंशनलेस है। अब तुम इसकी पावर मान लो L ले लेते हो, ये कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहां m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0 करोगे, ये हमेशा हट जाएगा। तो एक्चुअली में जब मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं तो ये ड्रॉबैक है, मैं ऐसे फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बना सकता जिसके अंदर ऐसे टर्म्स हो जो हमारे पास डायमेंशनलेस हो। सारे बच्चे एक बार मेरे को ये बताइए कि क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ।
भाई कॉस थीटा की क्या पावर होगी हम तो तभी बता पाएंगे जब इक्वेशन सॉल्व होगी। ये हमेशा ही आपका डायमेंशनलेस आएगा। तो आप m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये l का तो कोई हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। l कभी भी इक्वेशन में ही नहीं आएगा, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्लियर? अब ध्यान से सुनोगे तभी होगा बेटा। और आपको शायद अभी हल्का फुल्का मजाक समझ आ रहा हो, लिटरली बता रहा हूं यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। तो प्लीज बी सीरियस। जब मजाक करना होगा वो मैं करूंगा, उसको फॉलो करना, बस वो भी पार्ट है स्टडी का। ध्यान से सुनो, आप ऐसे फॉर्मूले डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो। क्यों सर नहीं निकाल सकते? मान लो मैंने एग्जांपल दिया, यंग मॉडुलस फोर्स, वेलोसिटी, टाइम और कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। आपने कहा ठीक है, आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसकी पावर एक्स ले ली, वाई ले ली, जेड ले ली, एल ले लिया। जब आप यहां पे डायमेंशंस डालते थे तो कॉस थीटा की क्या डायमेंशन डालोगे? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये डालोगे। ये हमेशा हट जाएगा, l रहेगा ही नहीं इस इक्वेशन में। और अगर l रहा ही नहीं तो तुम सॉल्व कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स वी कैनॉट डिटरमाइन, हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसके फॉर्मूले में कॉस क्यूब थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस थीटा था, या 1 अपॉन कॉस थीटा क्या था, हमें पता ही नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये आपके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? यस और नो बोलिए भैया, हाँ या ना। तो कुछ ड्रॉबैक्स स्कूल के लिए पता होनी चाहिए, एक दो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। राइट एनी टू ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो लिख देना कोई सी भी। क्लियर? वेरी गुड। अब जरा ये चीज समझना, ठीक है? अब यहां से ना बेटा सबसे पहली चीज, कौन कौन स्कूल में, सारे बच्चे अब फोकस करना, एडवांस। देखो कई लोग बोलेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप नोटिस करें एडवांस तक में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छा खासा वेटेज है। हर साल एक सवाल, हर साल। ऐसा बहुत ही कम टॉपिक्स हैं भाई जिसको इतनी इज्जत दी जाती है, लिटरली बता रहा हूं एडवांस में, ठीक है? और ये सवाल तुम अगर घमंड में खराब करके आओगे तो मैं कह रहा हूं इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। जो सवाल सभी लोग कर रहे हैं वो तो आपको करने ही है, ठीक है? तो प्लीज इसको सीरियसली लेना। चाहे कोई कितना भी बोले कि यार ये टॉपिक वो टॉपिक बाद में कर लोगे, ये कर लो, भाई बाद में तो सबकी हालत ऐसी टाइट होती है, आता हुआ भी याद नहीं आ रहा होता। तो जो चीज आसानी से कर सकते हैं उसको प्लीज फोकस करना, ठीक है? यस। अब मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं स्कूल लैब में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गए होंगे। एक बार हाँ या ना बताना। अब सीरियस करना, ये कहानी के फॉर्म में चलेगा और जिसने कहानी को पकड़ लिया, लिटरली बता रहा हूं, वही इस टॉपिक को पकड़ पाएगा। ये एडवांस तक में भर के पूछा जाता है, ठीक है? सर एरर एनालिसिस तो शायद कटा हुआ है बेटा, शायद नहीं है, तो चुपचाप पढ़ ले, ठीक है? एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी क्यों सर, हम तो लेके ही नहीं गए। आपने देखे होंगे एक्सपेरिमेंट करते हुए, यूट्यूब पे देख लो, है ना? यूट्यूब पे आपने एक्सपेरिमेंट्स करते देखे होंगे। साइंटिस्ट को रीडिंग वीडिंग कुछ ना कुछ ले रहे। मेजॉरिटी को ये तो पता है कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। भाई अब बात है कि हम लोग, याद करो मैंने आपको कहा था कि जो हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं ना, वो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। कुछ बच्चों को लगेगा सर ऐसे कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंट से हुआ है। हम लोग अपनी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स दो प्रकार की है, एक आपकी थियोरेटिकल फिजिक्स भी होती है, ध्यान सुनना, एक आपकी थियोरेटिकल फिजिक्स भी होती है। थियोरेटिकल फिजिक्स कहने का मतलब वहां पर कागजी ऊपर, जैसे एक टाइम पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या क्वांटम फिजिक्स थियोरेटिकल पार्ट में थी, लोग थ्योरी लिख रहे थे उसकी, एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं था। अब समय के साथ उसके प्रूफ मिलते जा रहे हैं, है ना? तो थियोरेटिकल फिजिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप रिसर्च में जाके पढ़ोगे। लेकिन आपकी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, और अगर आप एक्सपेरिमेंट की बात करोगे तो आप रीडिंग्स लोगे, है ना? सारे बच्चे ध्यान सुनना। और रीडिंग इंसान ही तो लेगा और इंस्ट्रूमेंट से लेगा। अब तुम कहो कि नहीं भैया आज तो हमें आलस आ रहा है, गधे
तुम उठो, तुम कर दो रीडिंग। ए उठ, तुम बहुत हाइट पर हो ना, तो वहां से एंगल नाप के बताओ। अरे इंसान ही तो रीडिंग लेगा। तो अब रीडिंग कौन लेगा? ह्यूमन लेगा। और किससे लेगा? इंस्ट्रूमेंट से लेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि तू बैठा हुआ है, भाई हमारे घर में एक बिल्ली आई थी, पकड़ लिया, दबोच लिया, बिल्ली दबोच ली, पंजा मार भाई साहब, हीट एनर्जी निकाल इस रिंग में से। तुम होगे और एक इंस्ट्रूमेंट होगा। बिना इंस्ट्रूमेंट के तू रीडिंग कैसे लेगा ना? हम सोते सोते ले रहे थे करंट की वैल्यू 4 एम्पियर, बेटा आंख खोप दूंगा, बकवास कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट और तुम बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब तेरे को लग रहा हो कि तू भाई साहब, कई बच्चे स्कूल में, अभी देखना सिग्निफिकेंट फिगर अगला टॉपिक आएगा तो देखना, कई बच्चों को लगता है ना कि भाई मैं बहुत एक्यूरेट रीडिंग लेता हूं। यहां पर लिखा था 10 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 11 सेंटीमीटर। लाइन यहां तक आई, कितनी रीडिंग लोगे? सोच के बताना, कितनी रीडिंग लोगे? अब जरा देखा जाए, हमारे छोटे छोटे साइंटिस्ट लोग। बताओ भाई, कितनी रीडिंग लोगे? 10.1 ले लेंगे, कोई 10 ले लेगा। ऑप्शन देखो क्या क्या आ रहे हैं। कोई कह रहा है सर मैं 10.1 सेंटीमीटर लूंगा, कोई कह रहा है सर मैं 10 सेंटीमीटर लूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ साइंटिस्ट लोग भी हैं हमारे पास 10.05 सेंटीमीटर भी ले लेंगे, 10.08 सेंटीमीटर भी लेंगे कुछ। अब देखो, जो ये तुम नौटंकी कर रहे हो ना, ये मतलब एक होता है स्टैंप कि भाई ये तो स्टैंप है कि हम गधा है। पहली बात, जो इसमें ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है वो फुल प्रूफ गधा कहलाता है। प्रॉपर प्रॉपर कोई 100% से मतलब 0.01% भी कम नहीं। जिसने ये हरकत करी और वो सोच रहा हूं भाई मैं तो और एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहा हूं, गधे। तेरा इस इंस्ट्रूमेंट से, तेरे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट दैट इज 1 mm। तो 10 सेंटीमीटर के बाद सीधे 10.1 सेंटीमीटर ही नाप सकता है, इससे नीचे नाप ही नहीं सकता। अब तूने क्या करा, अपना ज्यादा दिमाग लगा दिया। तूने अपने टीचर को बताया कि सर एक लाइन थी जिसकी रीडिंग आई 10.05 सेंटीमीटर। टीचर डर जाएगा, है इस बच्चे के पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ गया भाई जिसने डेसिमल से दो यूनिट तक बता दिया, सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक बता दिया। हमारे स्कूल में तो भाई जो नॉर्मल स्केल है वो तो 10.1 तक ही बता पाता है। टीचर भी कहेगा बेटा तू दिखा दे यार, तू तो बड़ा साइंटिस्ट है। कोने में गए, तुमने कहा कि सर देखो लप्पा मारा मैंने, ये दोनों में बीच में पड़ रहा, अगर मैं देखूं तो यहां पे 10.5 होगा, है ना, और 10.05 होगा, तो हमने उसके हिसाब से बोल दिया। बेटा कोने में ले जाके लॉक कर देगा तेरे को लैब में। घटिया हरकत। ये जो तू मजे में ले रहा है ना बेटा, ये जो तू मजे में डेसिमल वैल्यू के बाद अपने मर्जी से कर रहा है, कर नहीं सकता, पाप होता है ये, पाप, ठीक है। जो इसने ये लिखा ये भी पाप है। ये तब भी कहीं ना कहीं सही है, तब भी, ठीक है। अब समझना, तो यार ह्यूमंस की वजह से, क्योंकि एक तो हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा था ही नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट इतना था ही नहीं कि मैं नाप पाऊं, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से कुछ गलती हुई। कुछ बच्चे 10 लेंगे, कुछ बच्चे 10.1 ले लेंगे, और कुछ बच्चे साइंटिस्ट लेवल के ये लेने लग जाएंगे। समझना, अभी कोई चीज लिखनी नहीं है, ये समझने की बात है कि एरर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि पूरी फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल में भैया दो चीज होगी, एक ह्यूमन हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। ह्यूमन तो भैया बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के बैठे हैं हमारे पास, एक ही लाइन की सारी रीडिंग अलग अलग आ रही है। कोई 10 बोल रहा है,
कोई 10.1 बोल रहा है और कोई 10.088884 बोल रहा है। सबकी अगर आंसर्स निकालेंगे सबके रंग बिरंगे आ जाएंगे, किसको मानोगे? तो एक्चुअली में दिक्कत है, यहां पर होते हैं कुछ लोग चौधरी लोग, जो इनको लगता है नहीं हम बताते हैं। अरे तुम नहीं बता सकते, तुम इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो, एक पर्टिकुलर वे से ही यूज कर सकते हो। तो ह्यूमन एरर हो गया, आप ढंग से रीड ही नहीं करें, गलती है आपकी, तो जो आप आंसर निकालोगे गलत ही निकलेगा। दूसरी बात, केयरलेसनेस। अब आपको एक टेबल था करंट और वोल्टेज का, ओम्स लॉ को प्रूव करना था। तुमने कहा भाई करंट कितना आ रहा है, उसने बोला 5 एम्पेयर। तेरे को सुना ही नहीं दे रहा, मैल भरा पड़ा है, क्लास में भी नहीं सुन रहा, 50 एम्पेयर लिख दिया। अब तू रीडिंग लेगा, रेजिस्टेंस लेगा तो सही आएगा है? तेरे भाई ने बताया 5 एम्पेयर, तूने अपनी कॉपी में नहीं दूसरे की कॉपी में 5 एम्पेयर लिख दिया, वो भी वोल्टेज के नीचे, आंसर सही आ जाएगा? बता। और तू कह रहा हमारे साथ ही दुराचार क्यों होता है? बेटा दिमाग लगा के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। तो ह्यूमन एरर, सारे बच्चे एक बार दिल बनाना कि यस सर, हमें अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो केयरफुल होना पड़ेगा, हमसे कई सारी गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है हमने रीडिंग गलत पढ़ ली, हो सकता है रीडिंग को जब मैं लिख रहा हूं नोटबुक में तो गलत लिख दिया, हो सकता है मैंने जबरदस्ती अप्रोक्सीमेशंस मारनी स्टार्ट कर दी, जो गलत बात है। हाँ या ना? यस? अरे बोलो यार, तुम्हें अपने पे तो पूरा विश्वास हो गया ना कि तुम एक गलत इंसान हो। है? हाँ देखो दिल बना रहे हैं, सबको विश्वास हो चुका है यस सर हम एक कतई गलत इंसान है। ठीक है, नहीं मतलब तुम नेचर वाइज गलत नहीं हो, कैरेक्टर वाइज नहीं हो, फिजिक्स वाइज तुम अभी गलत है। अब इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा हो सकता है जिसमें लीस्ट काउंट की दिक्कत हो। तो लीस्ट काउंट की दिक्कत भाई 10 सेंटीमीटर के बाद तुम नाप क्या सकते हो? 10.1, इससे नीचे नहीं नाप सकते तुम। अब तुम्हारी ससुरी लाइन ही इन दोनों के बीच में फंस गई तो क्या करोगे? लप्पा ही मारोगे? मारना मत, सीधे या तो 10 लिखोगे या 10.1। तो ये एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं है। तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ही आपका प्रिसाइज ना हो, लीस्ट काउंट की गलती हो, आपको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़े। दूसरा, आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो। अब आप सभी लोगों ने स्कूल में कहीं ना कहीं ये वाला एक्सपेरिमेंट तो वर्नियर कैलिपर इसका ओम्स लॉ का तो किया ही है। आप लेके आए स्कूल में, ठीक है, ये एमीटर है, ये सुई लगी हुई है यहां, 0 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर एंड सो ऑन, ऐसे सुई मूव करेगी। ठीक है, ये एमीटर है। तुमने कहा कि भाई इसमें से करंट आएगा, इसमें से करंट जाएगा, ये 1 एम्पेयर हो गया। अब ससुरा इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। यहां तुम्हें दिख रहा है बिल्कुल मस्त 1 एम्पेयर के पास आया, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तुम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं सर 1 एम्पेयर है करंट, मैंने एक भी गलती नहीं करी, मैं बहुत तेज इंसान हूं। तब तक टीचर आया, उस टेबल पे जो एमीटर है उसको फेंक दीजिए, वो खराब है, अंदर से जल गया था पिछली बार। हाँ आप भी फेंक दीजिएगा। तुम देख रहे हो है 1 एम्पेयर, तो मैं तो एक्यूरेट लेके बैठा था रीडिंग, ये तो अंदर से जला पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना? सारे बच्चे, तुम जिस इंस्ट्रूमेंट पर घमंड खा रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट पर तुम घमंड खा रहे हो सकता हो वो पहली बात तो रीडिंग ही गलत दे रहा, तुम नाप ही नहीं पा रहे, दूसरी बात वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। ये तो पोपट हो जाएगा ना। यस, कट गया इसमें तो आखिरी में, इंस्ट्रूमेंट ही जला पड़ा था, तुम रीडिंग लेके बैठे पड़े। एक और, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल मस्त है, इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत नहीं, टीचर बिल्कुल नया नया इंस्ट्रूमेंट लगाया था, आपको वायर कहीं पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट करनी थी, ऐसे करनी है। तुमने ह्यूमन जिसके मन में बिल्कुल उटपटांग चीजें चल रहा है, वो कहे भाई देख अभी नेगेटिव को इधर लगाएंगे, पॉजिटिव को इधर लगाएंगे, पड़ाक से आवाज आएगा, मजा आएगा, तो इसको यहां लगा दिया, इसको यहां लगा दिया, खराब हो गया। और तुम
टीचर आ गया, अब रीडिंग लेनी पड़ी, तो तुम रीडिंग लेके बैठे हो, तो ह्यूमन आ गया फिर से इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये भी तो गलती हो सकती है। अब कई बच्चे शायद ऐसे देखे होंगे बाइक में और उसमें, जैसे बाइक में आपकी 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। अब आपके पापा की बाइक इतनी पुरानी हो चुकी है, बाइक खड़ी रहती है तब भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाती है, कभी कभार ज्यादा दिखाती है, कभी कभार कम भी दिखाती है। दिल बनाना, ये दिक्कतें हैं। किन्हीं को मजा आ रहा हो, मैं ये बता रहा हूं कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हम क्यों पढ़ने वाले हैं, एरर्स आपको समझ आनी चाहिए। आया ना, आपने पापा की बाइक पे बैठे, अरे पापा ये तो आप गजब ही रहा है, टेस्ला पेस्ला क्या होता है, आपकी गाड़ी बिना चले ही 10 की स्पीड, एवरेज तो बाप रे बाप बिना तेल पिए 10 की स्पीड पे चल रही है। इंस्ट्रूमेंट खराब है, ये है इंस्ट्रूमेंट खराब है। मान लो ये बाइक जब तुम्हारी खड़ी थी ना, बाइक जब तुम्हारी खड़ी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी बाइक में तेल खत्म हो गया, तुम लेके ऐसे ऐसे जा रहे हो, तब तक सड़क पर ऊपर कैमरे ने देख लिया भाई साहब 50 की स्पीड पे ले जा रहा, और चालान काट दिया, ले हो गया टाइम टाइम फिस। तेरी बाइक में तेल नहीं है, तू धक्का दे रहा है, ये कांटा 50 पे लगा पड़ा, और मान ले वो कैमरा ये देख लेता और ये तो 50 पे चला रहा है, हाथ से तेल दे देंगे इसको, तो ये तो भाई साहब हायाबुसा बना देगा बाइक का, चालान काट दिया उसने। तू कहेगा ना भाई इंस्ट्रूमेंट खराब है, क्यों कर रहे हो मेरे को तंग। समझना ये चीज, इंस्ट्रूमेंट में कई प्रकार की गलती हो सकती है। हो सकता है कि भाई तू इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहा तब भी रीडिंग दे रहा है, अभी एमीटर जो करंट नाप के बताता, अभी कहीं लगाया नहीं है, ये तब भी बता रहा 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है फॉल्टी है। तू इंस्ट्रूमेंट को जब वायर को लगाएगा तब तो गलत ही बताएगा, तो पहली गलत इंसान है। तो सारे बच्चे, अब आपको क्या ये बात समझ आई कि भाई कभी भी इंस्ट्रूमेंट करेंगे ना, कभी भी इंस्ट्रूमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, गलतियां तो होनी ही होनी है, निश्चित रूप में होनी है। सारे बच्चे बोलिए यस और नो, हाँ या ना। निश्चित रूप में हमसे गलतियां होंगी, या तो मेरे से होंगी या तो इंस्ट्रूमेंट से होंगी। कभी भी आप परफेक्ट एक्सपेरिमेंट तो कर ही नहीं सकते जिसमें एरर्स ही ना हो, जिसमें गलतियां ही ना हो। यस है ना। तो अब हम लोगों को यह बात समझनी है, भाई देखो ये बहुत गहरी बात बोलने वाला, अभी हंसी मजाक चल रहा था, अब मैं बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं। कई बच्चे इस चीज में ना हमेशा रहते कि भाई नीट टफ है या जेई टफ है, इस लड़ाई में रहते। लेकिन मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, जेई और नीट दोनों ही इक्वली टफ है और इक्वली इंपॉर्टेंट है। जिस लेवल पर आप पढ़ रहे हो ना इंजीनियरिंग को, ठीक है, ये आप इसमें 1000 गलतियां कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लो 1000 गलतियां, आज फिजिक्स में कर लो, केमिस्ट्री में कर लो, मैथ्स में कर लो, बायो में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना आप बोलोगे नीट टफ है, ना बोलोगे आप जेई टफ है। सर एग्जाम की बात करें, कोई टफ नहीं है इसमें फिर। लेकिन जिस दिन आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आ गए, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों ही इक्वली टफ है। अगर मान लो आप एक परफेक्ट इंजीनियर बन रहे हो, सिविल इंजीनियर हो, मान लो एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप वेल्डिंग कर रहे हो कहीं पर, उसके ऊपर बहुत भारी सा ब्रिज लगना है, आपने अगर वेल्डिंग 100% एक्यूरेट नहीं करी, ब्रिज गिर जाएगा, लाखों लोग मर सकते हैं, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। दैट मींस आपकी प्रिसीजन ऑफ वर्क, आपका एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाखों की जान बचती है भाई। एक फॉल्टी इंजीनियर का काम आ जाए, ट्रेन पलट जाती है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। एक फॉल्टी इंजीनियर हरकत खराब कर दे, ब्रिज गिर जाते हैं। समझ रहे हो? मीन्स राइट नाउ यू आर फ्री टू डू ऑल दोस शिट कि भाई गलत हो रहा है, ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर बन रहे हैं और आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जा रहे हैं, तो आप ये गलतियां नहीं कर सकते, आपको मिनिमाइज करनी ही पड़ेंगी। अब बात आती है डॉक्टरों की। आज तुम बायो में 1000 सवाल गलत देने हो, दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम डॉक्टर बन गए और ऑपरेशन करने लगे, वहां पर तुम्हें प्रिसीजन चाहिए भाई, वहां तुम गलती नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो हमारी जेई और नीट में एक्सपेरिमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे यार।
और हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं तो हमारी गलतियां भी निश्चित रूप में हैं, और अगर हमारी गलतियां निश्चित रूप में हैं तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि हम इसको कैसे मिनिमाइज करें, कम से कम गलतियां कैसे करें। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हां या ना? यस और नो? यस और नो? तो अब की कहानी हमारे पास यही है कि हम लोग एरर्स के बारे में बात करेंगे। अब जरा देखो, पहला वाला पार्ट इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अब स्कूल में क्या करना है, ठीक है? यस। सारे बच्चे स्कूल में पूछते भाई एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई देखो, तुम्हें ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको वही सारी चीजें जो मैं आपको बताया हूं वही है, ठीक है? आप देखिए, एरर्स हमारे पास, एरर्स मतलब क्या होता है? गलती। गलती हमारे पास किस प्रकार की होती है? एक होती है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, एक होती है रैंडम, और एक होती है ग्रॉस। सर ये स्कूल के लिए लिखना है? यस। अभी मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूं, ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है? सर एरर क्यों होता है? क्योंकि तू परफेक्ट इंसान नहीं है भाई, कोई तू परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकता, गलतियां तो होंगी ना यार। सारे बच्चे जरा देखना, सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है कि जो एक्चुअली में आपको पता है कि वो कहां से आ रहे हैं। वी नो द सोर्स, वी नो द सोर्स एंड कैन बी रिमूव्ड। अब जैसे मान लो एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है कि भाई मैं एमीटर को यूज नहीं कर रहा हूं, ये जीरो नहीं दे रहा है, तो आपको पता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट खराब है, इसको तुम हटा करके दूसरा इंस्ट्रूमेंट लाओ जो फॉल्टी ना हो, तो आपने कहीं ना कहीं एरर को कम कर लिया। यस और नो? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? वी नो द सोर्स, कि प्रॉब्लम कहां है। आपका इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, आपने एक लेंथ को नापना था, ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 10.1 से कम है, तो आपको पता है भाई मीटर स्केल मत यूज कर, ये गलत रीडिंग देगा, लप्पा मारना पड़ेगा, तू वर्नियर स्केल लेके आ, स्क्रू गॉज लेके आ, कोई और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेके आ। तो सिस्टमैटिक एरर, आपको यह बात समझनी है, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स। सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर हुज कॉजेज आर नोट, जिनका रीजन हमें पता है। दे कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपकी स्पीड का पहले से ही ज्यादा स्पीड बता रहा है, तो मुझे पता है भाई ये गलत है, स्पीड से पहले ही कम बता रहा है, अभी बाइक चलाई नहीं है, -10 की स्पीड बता रहा है, भाई चली ही नहीं है, करंट अभी फ्लो नहीं हुआ, ये पहले से ही -2 एम्पेयर बता रहा है, तो मेरे को पता है कि भाई ये पहले से ही इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको मैं करेक्ट कर सकता हूं। इनको हम कहते हैं सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स, ठीक है? ड्यू टू दिस दे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल एरर्स भी हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में आपकी जीरो रीडिंग, बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, आपकी जीरो रीडिंग, जीरो आना चाहिए था लेकिन आ नहीं रही, पहले से ज्यादा दिखा रहा है, पहले से कम दिखा रहा है, इसको बाद में देख लेंगे, हमें पता है कि दिक्कत कहां है और उसको कैसे करेक्ट करना है। इन्वायरमेंटल, दीज एरर्स आर ड्यू टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। फॉर एग्जांपल, आप एक पेंडुलम को चला रहे हो, आपको टाइम पीरियड निकालना है। अब क्या है, आपको ऑब्वियस सी बात है यार, पेंडुलम चलेगा तो हवा नहीं चलनी चाहिए, है ना? हवा चलेगी तो इसमें गलतियां होंगी, तो आपको पता है इसको कंट्रोल करा जा सकता है, भाई पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, एसी बंद कर दो, ये आप कर सकते हैं, है ना? तो इन्वायरमेंटल एरर्स, जैसे अगर आपने, सर हाउ -2 एम्पेयर, पगले छोड़ दे भाई, इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा तूने, फिर इसका मतलब रुक जा, ठीक है? जैसे आपने कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट अगर स्कूल में करे हो, तो टीचर क्या बोलता था? टीचर बोलता था कि भाई ये एक्सपेरिमेंट में ना करंट ज्यादा देर मत फ्लो कराना, अदरवाइज वायर गर्म हो जाएंगी, रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। किस किसने सुना? ये आपको क्लास के बाद लिखना, अभी समझिए सारे बच्चे, किस किसने सुना है कि जब हम लोग ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते थे, टीचर मना करता था ज्यादा देर तक करंट पास मत कराना, अदरवाइज वायर जल जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, रेजिस्टेंस हीटअप हो जाएगा। यस, क्यों? हीटअप होने से याद करो, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो तू ओम्स लॉ कैसे प्रूव करेगा भाई? V = IR एट कांस्टेंट एंड लो टेम्परेचर पर ही आप ओम्स लॉ प्रूफ कर सकते हैं।
एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी आप ओम्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। तो गलती हो जाएगी। अब हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका पूरा खराब हो जाता, तो आपको यह बात पता है, दिस इज अ सिस्टमैटिक एरर। हमें पता है सिस्टम में अगर हम देखें तो यार हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये खराब हो सकता है, तो हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। भाई ज्यादा देर नहीं, रीडिंग लो, छड़ाक से बंद कर दो, अदरवाइज गर्म हो जाएगा। यस, तो सिस्टमैटिक एरर्स आपको क्या समझने हैं? ऐसे एरर्स जिनका रीजन हमें पता है और हमें पता है उनको आसानी से हटाया जा सकता है, उनको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। रैंडम एरर्स, सोर्सेस अननोन है, जिनका हमें कोई पता नहीं कहां से हो रहा है, बस गलतियां हो जा रही हैं, बस गलतियां हो जा रही हैं। आप पेंडुलम से टाइम पीरियड निकाल रहे हो, ठीक है, अच्छा तुमने कहा हवा कोई नहीं करेगा, लेकिन कोई कह रहा है अच्छा, अरे भाई तू छींक रहा है तो उससे भी तो सांस पार्टिकल्स हिलेंगे ना, उससे भी तो पार्टिकल्स हिलेंगे ना। तो तूने भाई साहब पेंडुलम का एक बंदा साइंटिस्ट बन रहा है, टाइम पीरियड नाप रहा है, तूने अचानक से भाई साहब कोरोना वायरस चिपका दिया उस पर है। तो भाई हल्की सी भी हवा से थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन आए तो रीडिंग तो गलत आई ना। अब तू कहे ये तो क्या ही है, छींकी तुम्हारे हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, हमें नहीं पता, हो सकती। तूने जब छींका तो कोविड तो फैलाया ही, साथ में ये पार्टिकल इतनी तेजी से टकराए कि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। सर इतना माइन्यूट कौन सोचता है? तू नहीं सोचता, दुनिया सोचती है भाई, ठीक है, तू नहीं सोचता लेकिन दुनिया सोचती है। वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से गैस एक्सपैंड कर गई। हो सकता है पेंडुलम जो हवा में चल रहा था, यहां डेंस हवा थी, यहां लाइटर हवा हो गई, टाइम पीरियड वेरी कर रहा है, बुयंसी इंपैक्ट कर रही है, बहुत सारी चीजें होती है माइन्यूट लेवल पर अगर आप सोचो। तो रैंडम एरर क्या है? ऐसी चीजें जिसका आपको पता ही नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब तुम टेबल पर बैठे हो, ध्यान से सुनना, तुम टेबल पर बैठे हो, तुम कह रहे हो भाई साहब जैसी ये सुई हिलेगी ना समझ जाना एक्सपेरिमेंट हुआ है। तुम भाई साहब पूरा फोकस लेके बैठे हो, तुम्हारा दोस्त पीछे लैब में लगा पड़ा तबला बजाने, अब तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हारे दोस्त ने भाई साहब ऐसा तबला बजाया, रीडिंग हिल गई, तुम कह रहे भाई साहब एक्सपेरिमेंट डन, देखा 100% एरर आ गया, टीचर ने तेरे को फेल कर दिया। अब तेरा दोस्त वहां ढोलक बजा रहा था, तेरे को ध्यान देना था ना, लेकिन यस हमें क्या पता, हमारा ध्यान रीडिंग लेने में लगा है, वो वहां पे ढोलची बना पड़ा, उन्हें ढोलक बजाया, रीडिंग हिली, हमने तो रीडिंग ले ली, हमें क्या पता था कहां से आ जाएगा ये रैंडम एरर। क्लियर? तो रैंडम एरर का हमें कुछ नहीं पता होता भाई, देख लो, दीज एरर आर ड्यू टू अननोन कॉजेस, भाई अननोन कॉजेस, कुछ भी हो सकता है, देयरफॉर दे अकर इन इररेगुलरली एंड आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। वो किस डायरेक्शन में ज्यादा लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में कम लग रहे हैं, क्या इंपैक्ट बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। Since the causes of these errors are not known precisely, they cannot be eliminated completely. अब तेरा दोस्त कह, तूने अपने दोस्त को लपड़ मारा, तो भाई तूने ढोलक बजाया, मेरी रीडिंग खराब हो गई, कह रहा ओए ज्योग्राफी में हम पढ़े हैं अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट होता है, टेक्टोनिक प्लेट हमेशा एक दूसरे पर ऐसे 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 खुजली करता है, तो वही हिलाया है, हम नहीं हिलाए। अब तुम भी डाउट में आ जाओगे, उसको भले ही फिजिक्स ना आती हो, लेकिन ज्योग्राफी का एक वर्ड मारा तुम्हारे ऊपर टेक्टोनिक प्लेट, बात तो सही कह रहा, क्या पता भूकंप आया हो और सर को ना पता चला हो, है ना। तुम चले गए, हाँ सर अर्थक्वेक आया था, बेटा जमीन पर रगड़ के मारेगा, माचिस बना देगा, ऐसे जला देगा तेरे को। तो ऐसी चीजें, हाँ अरे होते हैं भैया, तुम लैब गए कहां हो अभी राक्षसों के साथ, हम करे हैं वैसे ही। हाँ तो ये जो चीजें आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तुमने अपने दोस्त को बोला भाई तू ढोलक बजा रहा था खराब कर दिया, कह रहा धरती तो वैसे ही हिल रही है टेक्टोनिक प्लेट की वजह से, हम नहीं किए होते तो वो हो जाता। अब बता क्या बोल लोगे? अब धरती का टेक्टोनिक प्लेट थोड़ा ना रोक लोगे, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। तो ये तो एरर्स होंगे ही होंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन इन द सेम कंडीशन, ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स। अब सारी चीजें सेम कर रहे हो लेकिन रीडिंग अलग आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें, हाँ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो आपको पता ही नहीं, रैंडम एरर्स।
इनको करने का एक ही जुगाड़ है, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा दो। जितनी ज्यादा आप रीडिंग्स लोगे उतने ही एरर्स ये कम होते चले जाएंगे। इसीलिए स्कूल में आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, स्कूल में आपको ने नोटिस किया होगा, टीचर आपको कहता भाई एक रीडिंग लेके आया ना तो मार दूंगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कम से कम 2 या 3 रीडिंग तो लो। हाँ या ना? किस किसने ये टीचर का स्टेटमेंट सुना है? टीचर ने बोला हो तुम गए होगे एक्सपेरिमेंट करने, तुमने एक बार रीडिंग ली और चल के चुपचाप आ गए, सर हो गया, आई हैव डन द एक्सपेरिमेंट। टीचर ने बेटा रीडिंग और बढ़ाओ, कम से कम 2 या 3 रीडिंग लेके आओ। किस किसने सुना? बेटा सारा टॉपिक से रिलेटेड है, इधर उधर नहीं घूमना। यस, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली में जब आप एक बार रीडिंग ले रहे हो, ध्यान से सुनना, हो सकता है कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनी हो जिसने रीडिंग कुछ और कर दी, रीडिंग कुछ और हो गई। अगली बार लोगे तो हो सकता है वो ना हो, तो आपने कुछ और रीडिंग ली। तीसरी बार ले रहे हो, फिर अब पता लगे कोई और कंडीशन। तो आप जब मल्टीपल रीडिंग्स लेते हो तो आप हो सकता हो कि आप थोड़ा बेटर रीडिंग ले पा रहे हो। आपने अगर एक रीडिंग ली, आपको कैसे श्योरिटी है कि वही एग्जैक्ट रीडिंग है? नहीं हो सकती। तो आपको टीचर हमेशा बोलता है भाई एक रीडिंग मत करना, हमारे पास जितनी ज्यादा रीडिंग्स लोगे उतना ही एरर कम होगा। रैंडम एरर, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सा एरर है, किस चीज की वजह से दिक्कत आ रही है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई हटा भी नहीं सकता, ये हमेशा रहेगा। तो आप रीडिंग बढ़ा सकते हो, एरर अपना कम कर सकते हो। कोशिश बस यही है, ठीक है। ग्रॉस एरर ये है तुम्हारे लिए काम चोरी ऑफ स्टूडेंट। गजब आलसी बच्चा, उसकी वजह से होता है ग्रॉस एरर। गजब आलसी, केयरलेस। किसी ने बोला भाई रजिस्टेंस में ज्यादा देर करंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है 1 घंटा चलाएंगे बस। अरे मोटर है क्या पानी का कि तुम 1 घंटा चलाओगे? थोड़ी देर 2-3 सेकंड के लिए करंट जाना चाहिए। तुम हमारे लिए 1 घंटा तो ऐसे ही है, हम अपना हिसाब से चलाएंगे ना जी, कैसे होगा? बेटा फूक जाएगा सिस्टम। क्या कर रहा है? टीचर ने बोला लेजर लेंस पर गिरनी चाहिए, फिर देखना फोकस कहां आ रहा है। लेजर लेके अपनी दोस्त की आंख में मार दी, वो अंधा हो गया। केयरलेसनेस, ठीक है, रैंडम हो गया। ग्रॉस है ड्यू टू द ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक्स, ठीक है। रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग, अभी 0 पर एमीटर आया नहीं है, पहली रीडिंग ले चुका है ये, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में बटन नहीं दबाया, लेकिन हाँ दोस्त ने हिलाया था, रीडिंग हिली, हाँ 5 एम्पेयर हो गया भाई, बिना बैटरी के 5 एम्पेयर। हमारे में चमत्कार है। क्या कर रहा है? टेकिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस। हर एक्सपेरिमेंट को करने से पहले प्रिकॉशन होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बम बना देंगे, लैब उड़ा देंगे, लेकिन भाई साहब मास्क नहीं पहनेंगे, वैसी वाली हरकतें। कमिटिंग मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल भाई देख वो देख रही है तेरे को, जहां करंट लिखना था वहां पे वोल्टेज लिख के बैठा पड़ा है, भाई वहां नहीं यहां देख, ठीक है। क्योंकि इसके बाद तेरे को टीचर देखेगा, और फिर जो वो मार्क्स देखेगा वो देगा ना, वो फिर तेरे पेरेंट्स देखेंगे, ठीक है। वो तेरे को देख रही होगी, पिट रहा होगा तू। तो जब तू रीडिंग्स ले रहा है तो तेरे को ध्यान देना पड़ेगा, तू करंट की रीडिंग करंट में ले, वोल्टेज की रीडिंग वोल्टेज में ले, समझ रहा है। पुटिंग इंप्रॉपर वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। अब मान लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना था, तुमने टाइम अलग से नापा, डिस्टेंस अलग से नापा, फॉर्मूले में उल्टा डाल दिया, टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सबका आंसर 2 आ रहा है, तेरा आंसर 1/2 आ रहा है। सब गलत है, हम ही सही है। अबे भाई क्या कर रहा है? इतना ध्यान रख कि तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? These errors can be minimized by increasing the sincerity and alertness of the observer. इसका जुगाड़ होता है पीटो बच्चे को, पीटो। जैसी लैब में जाए भाई साहब ले लाठी पे लाठी, अचानक अलर्ट रहेगा कहां से लाठी आ सकता है भाई, ठीक है। नहीं तो प्रिज्म चुरा रहे हैं, कभी लेंस चुरा रहे हैं, कभी तार निकाल के टेस्ट ट्यूब फोड़ रहे हैं, इसी में तो ध्यान है ना, इसी में तो ध्यान है सारे बच्चे। अब बताइए कि आपको तीनों, भाई देखो थियोरेटिकल है, थोड़ा सा हंसी मजाक में समझाया है, लेकिन बकैती मत करना मेरे साथ, यस और नो।
क्या आपको अब समझ आए कि हमारे पास जो एरर्स होते हैं वो 3 प्रकार से, तो वो गलतियां तो हो ही सकती है ना यार, हम भी इंसान है, हम भी गलती कर सकते हैं, यस और नो, हाँ या ना, हाँ यस। बेटा तुम्हारे केस में तुम्हारे को कोई पीटे तो चाइल्ड अब्यूज नहीं होता, तुम्हारे लिए तो भाई तुम्हारी शक्ल देख के लॉ चेंज हो जाएगा, ना 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 इसको तो मारो, इसकी फोटो लगाओ ना इस लॉ के नीचे, हाँ दिस इज अलाउड फॉर हिम, तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे ही बच्चा 10वीं से 11वीं में आता है राक्षस प्रजाति में गिना जाता है, खासकर जेई का बच्चा। तुम ये सब लेके चले मत जाना, पता लगे तुम्हें लगे कि भाई मैं जाऊं वहां पर पुलिस केस कर दूंगा अपने पापा पर, तुम्हारी फोटो खींचेंगे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं लगाना है, शक्ल देख लिया है, ठीक है, वही मारे जाओगे बेटा। तो अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, कहानी कहां तक आई भाई, हम इंसान है, हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे समराइज करना, हम इंसान है, हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं दैट इज द एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द फिजिक्स, हम थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द फिजिक्स को नहीं पढ़ रहे। अब ऑब्वियस सी बात है जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम होंगे और इंस्ट्रूमेंट होगा। अब हमसे भी कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं भाई, हम हो सकता है रीडिंग गलत ले लें, हम टेबल गलत बना दें, हम यूनिट कन्वर्जन गलत कर दें, कैलकुलेशन में फॉर्मूला गलत लगा दें, आंसर की रिपोर्टिंग गलत कर दें, हम कई गलतियां ले सकते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना था हम इंस्ट्रूमेंट गलत को रीड कर रहे हैं, ये भी गलत कर सकते हैं। हम जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसिशन चेंज कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर और 10.1 के बीच में जबरदस्ती 10.0005 कर रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं भाई, ये हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से आंसर सही नहीं आएगा। तो एक तो इंसान की गलती, फिर इंस्ट्रूमेंट कैसे, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका प्रिसाइज ना हो, प्रिसाइज कहने मतलब आपको बहुत एक्यूरेटली रीडिंग लेनी थी, वो बताई 10 सेंटीमीटर है, मुझे 10.00005 तक नापना था, बता ही नहीं पा रहा है, तो लीस्ट काउंट की गलती हो सकती है। आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो, फॉल्टी मतलब आप जो रीडिंग देख रहे हो वो अंदर खराब होने के बाद दिखा रहा है, एक्चुअल रीडिंग कुछ और होनी चाहिए थी, तो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो सकता है। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में जो आपने कनेक्शंस किए वो गलत कर दिए, जिसकी वजह से वो अलग रीडिंग दे रहा है और आप सीधे रीडिंग छापे जा रहे हो। तो कई प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। तो अगर हम लोग अपनी सारी गलतियों को देखें तो 3 कैटेगरी में डालते हैं। एक होती है सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक मतलब उनको हमें पता है कि वो कहां से आ रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं और उनको कैसे रिमूव करना हमें पता होता है, दीज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। एक एक लाइन आपको स्कूल में लिखनी आनी चाहिए। दूसरी होती है रैंडम एरर, हमें नहीं पता भैया कहां से कोई गलती आ जाए, वो टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है, प्रेशर का वेरिएशन हो सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है, किसी कोई वाइब्रेशन की वजह से, हमें नहीं पता कौन से एक्सपेरिमेंट में ये कौन सी चीजों की गलतियां जुड़ जाए, हमें नहीं पता। तो इनको कैसे कम किया जा सकता है, इनको हम लोग कम करते हैं ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके। जैसे आप ज्यादा रीडिंग्स लोगे तो वो पैरामीटर्स जो छोटी मोटी चेंजेस कर रहे थे वो मिनिमाइज करी जा सकती है एनालाइज करके। फिर होता है हमारे पास ग्रॉस एरर, जो हमारी केयरलेसनेस की वजह से है भाई, केयरलेसनेस, आपने गलत रीडिंग ले ली, आपने गलत कैलकुलेशन कर लिया, आपने गलत फॉर्मूला ले लिया, आपने सेटअप गलत लगाया, आपने सेटअप में जो प्रिकॉशंस थे वो नहीं लिए, दीज आर कॉल्ड योर ग्रॉस एरर्स। क्लियर है क्या सारे बच्चे? अब मेरे को बताइए कि आपको ये एरर समझ आए, हाँ या ना? यस और नो? अब ध्यान से सुनोगे तो ये सारी कहानी अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी। यस? अब आती है बात यहां से, सर एवरेज ले सकते हैं, अभी आ रहे हैं, वो सारी चीजें करनी है। इफ यू हैव परफॉर्म्ड एनी एक्सपेरिमेंट यू हैव टेकन सिंगल रीडिंग और मल्टीपल रीडिंग, सभी बच्चों ने बोला है अभी कि उन्होंने मल्टीपल रीडिंग्स ली थी, ये सोचने का वो है, ये लिखना नहीं है। इफ यू टेक मल्टीपल रीडिंग विच रीडिंग टू बी कंसिडर्ड फाइनल रीडिंग, अब ये सवाल के साथ सोचना है, ठीक है? लव यू बेटा, ध्यान से सुनना। अब जब आप इसको अपने लैब से कनेक्ट करोगे तभी इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। आपको टीचर बोलता था मल्टीपल रीडिंग ले लो, मतलब इस एक एक्सपेरिमेंट को कई बार करो, तो आपने 5 रीडिंग ले ली मान लो, सारी अलग आ गई। अब किसको बताओगे कि कौन सी रीडिंग सही थी? समझ? एवरेज। वेरी गुड। अभी एग्जांपल लूंगा, इफ यू टेक मल्टीपल रीडिंग विच रीडिंग हैज टू बी कंसिडर्ड अ फाइनल रीडिंग? एग्जांपल, मान लीजिए टाइम पीरियड आया 2 सेकेंड, 2.1 सेकेंड, 2.2 सेकेंड, 2.3 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, रंग बिरंगी रीडिंग आ गई। अब टीचर ने बोला कि भाई तू टाइम पीरियड निकाल रहा था, तुमने कहा यस सर। कितनी आई रीडिंग? तू देख रहा है 2 भी आई है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,
सर ये तो सारी रंग बिरंगी आ गई। तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक रीडिंग तो बतानी पड़ेगी, तो तुम क्या करोगे, इसका एवरेज रिपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। ये मत बोलने लग रहा अरे कैसा मास्टर है, एक रीडिंग ला रहा था सही से आंसर आ रहा था, खुद बोला उसने 5 रीडिंग ले ली, सारी रंग बिरंगी हो गई, और फिर आके मेरे को मार रहा है कि कौन सी सही है। अबे तू नहीं गलत करवाया, सारी रंग बिरंगी तेरी वजह से गलत आई है। ऐसे छोड़ना बोलेगा स्कूल में बेटा। प्रैक्टिकल में तो 0 आएंगे ही आएंगे, थ्योरी में भी वही टीचर 0 देगा। तुम इसमें क्या करोगे, इतनी सारी रीडिंग की एवरेजिंग करोगे, वही रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो याद रखना एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करोगे। हाउ कैन यू रिपोर्ट द एरर इन रीडिंग? यार तुम्हें खुद पता है जो तुम रीडिंग ले रहे हो गलत है है ना। तुमने टीचर को रिपोर्ट, और टीचर कहे बता गलती कितनी करी तूने, और तू कहे ना मैं तो करता ही नहीं, बेटा वही मारेगा। तो गलती कैसे रिपोर्ट करनी है? इज देयर एनी रिप्रेजेंटेशन टू रिपोर्ट रिजल्ट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट? किसी तरीके से आप रिजल्ट, किस तरीके से रिजल्ट को बताएंगे, क्योंकि उसमें तो गलतियां होंगी। अब सारी कहानी हमारी इसी के अराउंड है, तो इन्हीं सवालों को हम लोग ढूंढेंगे अपने फॉर्म में। अब सारे बच्चे जो भी हमारे पास 5-10 मिनट है, ध्यान से सुनना, कल की क्लास में यही चीजें हमारे पास यहीं से स्टार्ट होगी। वेरी गुड। सपोज अब ये लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है। ये आप शक्ल तो ऐसी बना रखी जैसी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, सपोज वी आर टेकिंग रीडिंग्स of time period of pendulum. हम लोग एक पेंडुलम के टाइम पीरियड की रीडिंग्स ले रहे हैं इसका मुंह ऐसा बनेगा पेंडुलम है ही नहीं, पत्ते लेके बैठा है हाँ लो भैया इसको एक पेंडुलम दे देते हैं। बंदर जैसी शक्ल बना के बैठा तो है, प्रिकॉशन पूरा पढ़ लिया है, वेयर दी ग्लास, आराम से बैठिए। पेंडुलम लाया ही नहीं ससुरा, लेकिन चलिए कोई नहीं, पेंडुलम हमने दे दिया है। ठीक है, बाद में दिया है इसलिए क्योंकि चुरा भी तो सकता है ना, शक्ल पे मत जाइए भाई। ना ना ना, ये पेंडुलम को देख के बच्चा ललचा जाता है, लैब में जेब में धर के निकल लेगा। तो आखिरी में हम इसको पेंडुलम दे दिए और इसको घड़ी भी दे दिए। भाई लो, इस घड़ी में से तुम अपना टाइम देख के इसका टाइम पीरियड लिखना। ठीक है, यस। तो इसने क्या करा भाई, एक रीडिंग लेगा नहीं, सारे बच्चे जरा ध्यान समझना। इसने कहा ऑब्जर्वेशन नंबर और हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, ध्यान से सुनना, टाइम पीरियड। तो इसने पहली रीडिंग ले ली, ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1 लिया, सपोज आई एम सेइंग 1.8 सेकेंड्स। सेकेंड रीडिंग ली इसने 1.9 सेकेंड्स। तीसरी रीडिंग ली 2.0 सेकेंड्स। चौथी रीडिंग ली मेरे इंटरप्रेटर 2.1 सेकेंड्स और पांचवी रीडिंग ली 2.2 सेकेंड्स। सारे बच्चे अब सीरियस रहना, ठीक है। अच्छा छुट्टियां दिखी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को यह बताना भाई, देखो मैं चैट बंद करके भी सटासट बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा प्लीज इधर उधर की बात मत करना। इस बंदा या बंदी ने एक्सपेरिमेंट किया, सारी रीडिंग अलग आ गई। अब टीचर ने कहा भाई तू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था टाइम पीरियड का, उसने कहा यस, बता टाइम पीरियड। तो सबसे पहली चीज, हाउ टू रिपोर्ट टाइम पीरियड। सारे बच्चे बताना आप कैसे रिपोर्ट करोगे रीडिंग ऑफ, हाउ टू रिपोर्ट रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। कई बच्चों को दिमाग में रहता है सर ये तो सारी रीडिंग अलग अलग आ गई ना, तो अब कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें। सारे बच्चे वेरी गुड। तो कभी भी आप रीडिंग लेते हैं, बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, तो सबसे पहले आप एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज में आप एवरेज ले लेंगे तो बीच की वैल्यू आप मान सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी बार से। ध्यान सुनना, टी बार, बार मतलब क्या है, एवरेज। तो आप कहेंगे T1 रीडिंग T2 प्लस T3
प्लस T4 प्लस T5 सारी रीडिंग्स को जोड़िए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप कर देंगे। तो इस केस में आपका कितना आएगा? 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 डिवाइडेड बाय 5। जैसे आप करेंगे बेटा तो ये आपको 2.0 सेकेंड्स आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगा। सारे बच्चे दिल बनाइए कि आप यहां तक पहुंचे, हां या ना। वेरी गुड, वेरी गुड। इस व्यक्ति ने 5 रीडिंग ली। अगर मान लो 7 लेता तो डिवाइडेड बाय 7, 1000 लेता डिवाइडेड बाय 100। सारी रीडिंगें अलग हैं, तो आप किसको अपना मानेंगे? एवरेज को ही। इस सारी रीडिंग्स की आप एवरेज लेंगे। टीचर अगर पूछेगा बताओ भैया टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या है, तो आप एवरेज को ही रिपोर्ट करेंगे। लव यू बेटा। अब दूसरा सवाल, क्या हमसे गलतियां हुई होंगी, हां या ना? ये 5 मिनट आखिरी के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमसे गलतियां हुई होंगी इस पूरे एक्सपेरिमेंट में? यस और नो, यस और नो। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मैंने आपको बता दी कि गलतियां तो बहुत प्रकार की हैं। हो सकता हो सिस्टमैटिक एरर्स हो सकता हो ग्रॉस हो सकता है रैंडम। हमसे क्या गलतियां हुई होंगी? यस और नो? यस। एक कह रहा है नो। अरे पागल है, अगर गलतियां नहीं हुई होती तो सारी रीडिंग सेम आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आई सेम? क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलतियां हो रही हैं बार बार। अगर गलतियां नहीं होती तो सारी 2 आती ना यार, सारी 2 आती। लेकिन कहीं 1.8, 1.9, 2, 2.1 सारी रीडिंग अलग आ रही हैं। यस, ऑब्वियसली देयर आर एरर्स। तो अब एरर्स, कोई टीचर पूछे कि भाई एवरेज तुम्हारा टाइम पीरियड क्या था पेंडुलम का? तुमने कहा कि सर 2 सेकेंड्स। टीचर, मेरे वर्ड को सुनते रहे, टीचर ने कहा यार सारी रीडिंग तुम्हारी अलग आ रही है, तुमने 2 कैसे बोला? कि सर मैंने एवरेज कर लिया। ओके, अच्छा बच्चा ये बताओ क्या गलतियां हुई होंगी, इसमें कुछ एरर्स होंगे? यस सर, एरर्स क्यों नहीं होंगे? हमेशा ही एरर्स रहते हैं। कम हो सकते हैं लेकिन रहेंगे तो है ही। तो तुम एरर कैसे निकालोगे? अब समझना, एरर निकालने का तरीका क्या है। इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप, वी विल फाइंड एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग। हर रीडिंग में कितनी गलती है? इंडिविजुअल रीडिंग। ध्यान सुनना, अगर कोई टीचर बोले भाई आपसे कितनी गलती हुई, तो भाई मैं इसको मानूंगा अपना एक्यूरेट रिजल्ट, एवरेज रिजल्ट के हिसाब से मैं सभी में गलतियां निकालूंगा। समझना, इसको हम लिखते हैं डेल्टा T1। ये क्या है? एरर इन, इसका मतलब है एरर इन फर्स्ट रीडिंग। आप हर रीडिंग में से गलतियां निकालें तो आप इसको लिखेंगे T1 माइनस T बार। तो 1.8 माइनस 2 अगर आप देखें तो माइनस, ठीक है, माइनस 0.2 सेकेंड्स। पहले वाले में यह गलती थी। इसी प्रकार से सेकंड वाले में कितनी गलती है? तो आप कहेंगे एरर इन सेकंड रीडिंग में हमारे पास क्या गलती है? तो आप कहेंगे हमारे पास डेल्टा T2 मींस सेकंड रीडिंग में से आप एवरेज वैल्यू को घटा दीजिए। ठीक है, तो यह आएगा 1.9 माइनस 2.0 माइनस 0.1 सेकेंड्स। वेरी गुड। सब में गलतियां निकालिए। इसमें भी कुछ गलती है इसके हिसाब से, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सभी की छोटी 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 गलतियां निकाल लीजिए। तो डेल्टा T3 अगर आप देखें तो यह आ जाएगा आपका T3 माइनस T बार, तो 2.0 माइनस 2.0, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, डेल्टा T4, डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, अभी ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यह आएगा T4 माइनस T बार, 2.1 माइनस 2.0, 0.1। ठीक है, जेई में ऐसे सवाल भी आया हुआ है। फिफ्थ रीडिंग में कितनी गलती है? T5 माइनस T बार, तो 2.2 माइनस 2.0 प्लस 0.2 सेकेंड्स। सारे बच्चे एक बार मेरे को दिल बनाएंगे, सारे बच्चे मेरे को एक बार दिल बनाएंगे कि आपको ये बात समझ आई कि
ये सभी में इंडिविजुअल एरर्स को निकाला है हम लोगों ने। दीज आर इंडिविजुअल एरर्स इन ईच रीडिंग्स। दीज आर इंडिविजुअल एरर्स, सब में इंडिविजुअल एरर्स, इंडिविजुअल एरर्स इन ईच रीडिंग। सारे बच्चे एक बार दिल बनाना, हाँ या ना। लव यू बेटा। अब बेसिक चीज को समझना, आपके सामने कोई एक बच्चा अगर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके एक्सपेरिमेंट करता, ये अगर रंग बिरंगी रीडिंग ले रहा है तो वो आपको एवरेज वैल्यू बता रहा है। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। आपने कहा कि आपसे गलतियां हुई, वो कहेगा यस। सब में क्या क्या गलतियां हुई, इंडिविजुअली उसने उन गलतियों को निकाला, ये भी सारी अलग अलग आ गई। अब आप पूछोगे भाई एक एक गलती बता दे, ओवरऑल एवरेज तेरे से क्या गलती हुई, तो तुम इसकी भी एवरेज ले सकते हो। ये जो आपने इंडिविजुअल एरर निकाला है ना बेटा, इंडिविजुअल एरर इन ईच रीडिंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इनको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। इस रीडिंग में कितनी एब्सोल्यूट एरर थी, 0.2। इस रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना था, 0.1। इसमें कितना था, 0। इसमें कितना था, 0.1। इसमें कितना था, 0.2। हाँ मेरे को पता लग गया टाइम अप हो गया, लेकिन ध्यान से सुन लो। इंडिविजुअल एरर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। वेरी गुड। अब अगर आप एवरेज कर लो मेरे अंडर पंटर, ठीक है, सेकंड स्टेप, एरर कैसे रिपोर्ट करोगे, इफ वी हैव टू, ये लास्ट है बेटा, इफ वी हैव टू रिपोर्ट एरर, रिपोर्ट एरर, ठीक है, वी विल टेक एवरेज ऑफ इंडिविजुअल एरर्स, एवरेज ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। आप इन छोटे छोटे एरर्स का भी एक एवरेज ले लो। लव यू मेरे एंटरपंटर। इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट। इन सब का भी मीन ले लो, कितना आ रहा है, सारे बच्चे जरा देखना। कुछ बच्चों का आंसर 0 आ रहा होगा, और दिमाग लगा के एक बार खुद से गलती ढूंढ लो तो मैं आपसे बात करूं। अरे पागल इंसान, 0 कह रहे हैं यार। सिर्फ मैथ्स नहीं लगानी, दिमाग लगा। पहली बात तुमने मेरे को खुद बोला, देखो कैसे खत्म इंसान है। पहले तुमने खुद बोला कि सर गलती हुई। मैंने कहा अच्छा कितनी गलती हुई, तो आपने इंडिविजुअली सभी में गलती निकाल ली। मैंने कहा अच्छा यार ये तो बहुत सारी गलतियां हो गई। एक कॉमन, एक एवरेज वैल्यू ऑफ गलती क्या है, तू कह रहा है 0, मतलब गलती हुई नहीं। अबे कैसी बात कर रहा है दोगले इंसान। 2 मिनट पहले तू कह रहा है गलतियां हुई हैं, सब में तूने गलतियां निकाल ली, और फिर तू आखिरी में कह रहा है 0। क्या कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तू एवरेज में से सब में गलतियां निकाल रहा है, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगी, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो इनको जोड़ेगा हमेशा 0 आ जाएगा। तो तेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, गलती कितनी हुई। -0.2 क्या बता रहा है, ये वाली रीडिंग 0.2 छोटी है इससे। माइनस क्या बता रहा है, ये वाली रीडिंग छोटी है, ये वाली रीडिंग छोटी है, नॉर्मल बराबर है, ये पॉजिटिव मतलब बड़ी है। गलती तो 0.2 की हुई, गलती 0.2 की थी भाई। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, गलती कितने की थी, 0.1 की थी, गलती 0 की थी, गलती 0.1 की थी। कुछ बच्चे साइन के साथ जोड़ देते हैं, अरे पागल इंसान, गलती 0.2 की थी। सॉरी बोलो पागल बच्चे। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी तू ले लेगा, तू तो एवरेज, तू हमेशा 0 आएगा यार। एवरेज बीच की वैल्यू है, तूने ऊपर से माइनस करा, इसको माइनस करा, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगी। समझ तू इस बात को। तो साइन नहीं लेने, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। सर ये मॉड्यूलस है, तो अगर आप देखें तो 0.1 हमें एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग करना है, ना कि प्लस माइनस को यूज करना है पागल इंसान, वो तो हमेशा ही जीरो आ जाएगा। तो ये आएगा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप देखोगे 0.12 आपको मिल रहा है। कोई पूछे, अब ध्यान, अगली क्लास यहीं से स्टार्ट होगी। टीचर अगर आपसे पूछे टाइम कितना था, टाइम कितना हुआ पेंडुलम का, तो आप कहोगे 2.0 सेकेंड्स। एरर कितना था, तो आप कहोगे प्लस माइनस 0.12 सेकेंड्स। बस इतनी सी बात हम लोग यहीं से टू बी कॉन्टिन्यूड। बहुत मजा आएगा अगली क्लास में, टू बी कॉन्टिन्यूड। सर प्लस माइनस क्यों? अरे भाई 2 सेकेंड एवरेज वैल्यू थी, कुछ वैल्यू ज्यादा थी, कुछ वैल्यू कम थी, तो कुछ 2 से ज्यादा होंगी, कुछ 2 से कम होंगी, इसीलिए प्लस माइनस लगाते हैं। और ऑन एवरेज गलती कितनी? 0.12 की। क्लियर? आज लेट हो गया गाने के लिए, अगली क्लास, कल की क्लास स्टार्ट ही गाने से होएगा। हाँ यस, कल की क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, गाने के साथ करेंगे, टेंशन ना ले। और मोटिवेटिंग गाना सुनाएंगे तुम्हें, ठीक है? मोटिवेटिंग गाना, हाँ, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, हाँ, तो अगली क्लास में आना है। बहुत घटिया जोक था, लेकिन चलो कोई नहीं, हमारे अंडर पंडर 50 जाएंगे। अरे बाप रे बाप, देख रहे तुम, इतनी स्लाइड लेके आया था कि मेरे अंडर पंटर को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उनको तो भाई साहब बकैती से टाइम मिल जाए पहले। ठीक है, ये होमवर्क मैंने चेंज कर दिया है। डीपीपी 8 में लास्ट 4 क्वेश्चंस अभी लीव कर दीजिएगा, वो एरर्स के लिए थे, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, हाँ क्लियर? हाँ, अगली क्लास में स्टार्टिंग में गाएंगे। और भाई एक बात मैं आप सभी लोगों से, अच्छे बच्चे, जितने भी अच्छे बच्चे हैं मेरे को सुन रहे हैं, इट्स माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू कि आफ्टर क्लास प्लीज मेंटेन द चैट। ठीक है, मेरे को सही बता रहा हूं, अगर आप बहुत पॉजिटिव रखेंगे क्लास के बाद, क्लास का कैसा मजा आया, क्या और अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा, तो मैं लेवल को इंक्रीज करता चला जाऊंगा। ठीक है, अगर आपकी क्लास के बाद का डिस्कशंस कम हुआ, जितने भी सीरियस बच्चे हैं, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी यार, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राइव द बैच। ठीक है, अगर आप लोग सारी चीजें घटिया करते चले जाओगे ना, फिर मेरी एनर्जी ऐसी रहेगी, यार पढ़ना ही नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे कर लेते। आप करो डिस्कशन अच्छा, ठीक है, क्लास के बारे में मेरे को बताओ भाई, आई नीड योर फीडबैक। ठीक है, तभी हम लोग मजेदार लेवल पर पहुंच पाएंगे यार। मैं क्लास के बाद देखता हूं ना यार, चैट में पहले भी बता चुका हूं, फिर चैट खोलता हूं, दिमाग की दही हो जाती है। प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, जितने भी सीरियस बच्चे हैं यार, जो लेवल इंक्रीज करवाना चाहते हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग क्लास के बाद प्लीज उस माहौल को थोड़ा सा देखें। ठीक है, प्लीज देखें, ये घटिया बच्चे ने दिमाग की दही कर देते हैं। ठीक है, आई शुड बी एक्साइटेड टू कम इन नेक्स्ट क्लास ना, मुझे भी तो कुछ ऐसी चीजें मिलनी चाहिए ना आपसे, मैं भी तो कुछ चैलेंज करूं अपने आप को। यस, हाँ, तो क्लास, भाई देखो, क्लास को मैं ड्राइव करूंगा, अच्छे से करूंगा, लेकिन क्लास के बाद का रेस्पॉन्स भरना आपका इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, इट्स माय रिक्वेस्ट, जितने भी अच्छे बच्चे, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हाँ, ये घटिया बच्चों को डिस्कार्ड करने का तरीका है भाई, और क्या कर सकता हूं मैं। यस, ओके, तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।